तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल एक बार आगे चलते हैं अपने। तो पहले मैं जो बेसिक्स है वहां से स्टार्ट करूंगा। बेसिक का मतलब जो आपने कल पहले पढ़ लिया, फिर आज की क्लास में अपने आगे चलेंगे। आज अपने सेकंड और थर्ड स्टेप, थर्ड और फोर्थ स्टेप जो भी है वो कंटिन्यू करना है। सबसे पहला हमारा जो पहला स्टेप है वो ये कि हमें बेसिक को पढ़ना है। बेसिक में मैंने आपको बताया कि पेपर में समराइज रिटन टेक्स्ट की या तो एक क्वेश्चन आएगा या फिर कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन में करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है और 10 मिनट के अंदर अंदर आपको इसमें 65 वर्ड के आसपास वर्ड्स को लिखना पड़ता है। अब इसमें जो स्कोर है वो राइटिंग और रीडिंग 2 मॉड्यूल में जाता है। रीडिंग में भी जाएगा और राइटिंग में भी जाएगा, तो हमें दोनों के लिए काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम, अगर आप रीडिंग में अच्छा स्कोर चाहते हैं तो रीडिंग में अच्छा काम करने के लिए आपको सबसे पहले कलेक्शन जो है वो अच्छे से करना पड़ेगा। कलेक्शन का मतलब 3 सेंटेंसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा। ये 3 सेंटेंस कैसे पिक होते हैं कल आपको सिखा दिया था मेरे ख्याल से मैम ने। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस। मैं रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से, फिर अपने आगे चलेंगे। इसके अलावा राइटिंग को अच्छा करने के लिए हमारे पास 3 काम है। कलेक्शन के बिल्कुल बाद हमें करना पड़ता है प्रूनिंग, प्रूनिंग के बाद हमें करना पड़ता है डेकोरेशन, एंड सबसे लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, कनेक्शन। याद रखना तीनों काम जो है राइटिंग के हैं और जो पहला काम है वो किसका है, रीडिंग का है। तो अगर आपका पहला काम अच्छा हुआ तो रीडिंग में स्कोर अच्छा आएगा। आगे वाले तीनों में से कोई आपने खराब किया तो आपका राइटिंग में स्कोर कम रहेगा, बाकी सब में स्कोर अच्छा। बाकी तो मतलब रीडिंग बचा उसमें स्कोर आपका अच्छा आ जाएगा, ठीक ठाक आ जाएगा। तो हमें ये तीनों का जो बैलेंस है वो बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा समझना इस चीज को, आपको अगर जरूरी नहीं है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे पहले स्टेप के बाद सीधा चौथा स्टेप कर लेते हैं, कलेक्शन के बाद सीधा क्या कर लेंगे, कनेक्शन कर लेंगे। अगर आपके पास समय कम है तो याद रखें कि इनमें से सबसे 2 इंपॉर्टेंट स्टेप है, पहला और चौथा। पहला और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है। समय कम हुआ तो दूसरा भी छोड़ देना, तीसरा भी छोड़ देना और सीधा पहले के बाद कहां पे पहुंचाना है, चौथे पे। पर अगर आप अच्छे से करें प्रैक्टिस इसकी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ज्यादा समय लगता नहीं है। मतलब प्रूनिंग में और डेकोरेशन में, प्रूनिंग में मुश्किल से आपके 30 सेकंड जाएंगे, डेकोरेशन में मुश्किल से आपके यही कोई 30 सेकंड 40 सेकंड जाते हैं, तो ज्यादा समय आपका लगेगा नहीं। तो मुद्दे की बात यह है कि आप 1 मिनट अगर एक्स्ट्रा लगा के यहाँ पे पक्का कर पाए। सी, अगर आप पहला और ये वाला स्टेप अच्छे से करते हैं, 7 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 7 में से 6 नंबर आप इससे भी कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई एक स्टेप और अच्छे से कर दें तो आपका 6.5 के आसपास स्कोर रहेगा। और मैंने देखा कि अगर आप ये सारा कुछ ही अच्छे से कर दे, तीनों स्टेप कर दे, तो आपका 7 में से 7 नंबर पक्के होते हैं। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, किसी भी साइड पे करके देख लेना, आपका स्कोर 7 आउट ऑफ 7 आएगा अगर आपने तीनों काम अच्छे से किए। पर मैं आपको डिस्करेज करता हूं, मैं आपको मना करता हूं एक काम करने से इनमें से, वो है ये डेकोरेशन वाला। डेकोरेशन हम में से सबके बस की बात नहीं है। मैं पहले बता दूं, ये बात आपको अभी क्लियर कर दूं, आप में से सब अगर डेकोरेशन करने जाएंगे तो एक्चुअली में आप 6.5 से 7 करने की जगह पर 6.5 से 5.5 पे आ जाएंगे। तो मैं डेकोरेशन की कुछ लिमिट्स हैं वो मैं पहले बताऊंगा कि अगर आप ये कर सकते हैं तभी डेकोरेशन करना है। अगर आपकी औकात इतनी है, वर्ड गुस्सा मत करना इस वर्ड का, औकात का मतलब अगर आपका लेवल इतना है, अगर आप में इतनी क्षमता है तभी आप ये पंगा ले, अदरवाइज हाथ जोड़ दो दूर से। पहला करो, सेकंड करो और उसके बाद सीधा कौन सा वाला कर दो, चौथा वाला कर दो। समझ आ रहा सबको नहीं आ रहा? ये डेकोरेशन थोड़ा सा 2 धारी तलवार है, मतलब चला तो ठीक है, नहीं चला तो अपनी गर्दन भी ले जाएगा साथ में, तो बच के रहना इससे थोड़ा। समझ आ रहा है सबको नहीं आ रहा? तो फिलहाल एक बार अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, कलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारे सामने पैराग्राफ आता है, सबसे पहले उसको 2 हिस्सों में बांट लेना। जितने भी वर्ड है, चाहे 300 वर्ड का, चाहे 200 वर्ड का है, 500 वर्ड का, जितने भी वर्ड का है, अराउंड आपके पेपर में 220 230 वर्ड का आता है वैसे तो, बट ये लेंथ चेंज हो 300 तक आ सकता है, 110 से लेकर 300 के बीच में आता है वैसे। तो जितने भी वर्ड का आया, सबसे पहला काम है आपको इमेजिन करना है बीच में एक लाइन खींची हुई है। बनानी नहीं है कहीं स्क्रीन पे ऐसे मार्कर से लाइन खींच दो, ऐसा मत कर देना, उठा के बाहर फेंक देंगे वहां से। तो आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पे बीच में एक लाइन है, इस लाइन से ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है फर्स्ट हाफ, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, सेकंड हाफ कहा जाता है। फर्स्ट हाफ में से आपको अपना पहला सेंटेंस मिलेगा, सेकंड हाफ में से आपको अपना तीसरा सेंटेंस मिलेगा। सेकंड सेंटेंस कहीं से भी आ सकता है, फर्स्ट हाफ में से भी आ सकता है, सेकंड हाफ में से भी आ सकता है। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना? ऊपर से पहला, लास्ट से दूसरा, लास्ट से तीसरा, और बीच में से पता नहीं कहां से आएगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है बिल्कुल इसके साथ आ जाए, हो सकता है बिल्कुल इससे ऊपर आ जाए, जहां से भी आएगा वो हमारा सेकंड सेंटेंस होगा। अब इसको उठाना कैसे? सबसे पहला काम है, देखो ये सब कुछ करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने टेक्स्ट को कम से कम 1 मिनट तक पढ़ें, ये जरूरी है। इसके बिना काम चल जाएगा बट आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आएगा।
मैं आपको परफेक्टली कैसे करना उसका तरीका बता रहा हूँ। और एक और बात आपको बता दूं कि नेक्स्ट मंडे से मेरा जो प्लान है वो ये है कि आपको जो चीज क्लास में सिखाई जाती है ना, दोपहर में 1 से लेकर 4 बजे तक या 3-4 बजे, 3-4 घंटे डेली आपको उस चीज की प्रैक्टिस करवाएं यहाँ पे। क्योंकि आप लोगों पे जब जब मैंने प्रैक्टिस को छोड़ा है वो टेम्पलेट मैंने डिस्क्राइब इमेज के कब करवा रखे हैं और अभी भी आपको याद नहीं है। मुझे लगता है उसको करवाने का एक बेहतर तरीका ये था कि मैं 3 घंटे तक इमेज प्ले करता, मैं करूं या कोई भी करे, पर आपको बस टेम्पलेट बोलना है। आप 3 घंटे में अगर उस टेम्पलेट को 200 बार बोल लेना तो 201वीं बार आपको उसको बोलने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये तरीका है सही, बट मुझे अभी तक ये था कि आप लोग थोड़ा सा अपने दम पे तैयारी कर लें, अपनी मेहनत से तैयारी करें, ज्यादा आसान है, ज्यादा सही है। बट अब मुझे लगता है कि मुझे इस लक्षण पे आना पड़ेगा कि तैयारी मैं बाकी मैं अपने आप करवाऊंगा, पर ये 3 घंटे प्रैक्टिस आपको पक्का करनी पड़ेगी। 10 से 12 मेन बैच, 12 से 1 ब्रेक, 1 से लेकर 4 बजे तक वापस इसी क्लास में बैठकर सब साथ में तैयारी करेंगे। राइट ऐसे है तो राइट ऐसे को लिखेंगे 3 घंटे, समराइज रिटन टेक्स्ट है, समराइज रिटन टेक्स्ट के 10-10 मिनट के, 6-6, 8-8 मिनट के अपने 3 घंटे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, 15, 20, 18 जितने भी क्वेश्चन हुए सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको अपने आप अकल आ जाएगी, जो 2-4 गलतियां होती है वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब आ जाओ इधर समझो। सबसे पहली बात, 1 मिनट आपको क्या करना है, सब पहले 1 मिनट आपको अपने टेक्स्ट को पढ़ना है, स्टार्टिंग से लेकर पढ़ना शुरू कर देना। और पढ़ने का मेन जो उद्देश्य है, टारगेट है, मीनिंग नहीं समझना, पढ़ने का मेन टारगेट है अपना मेन टॉपिक ढूंढना। आपको बस इतना पता चल जाए कि मेनली अपना जो पैराग्राफ हो किसके बारे में है, क्या ये चाय के बारे में है, या फिर कई बार टेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कई बार टेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर्स के बारे में, कई बार टेक्नोलॉजी के बारे में, किसके बारे में, समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका पहला जो सेंटेंस है ना उसमें ये कीवर्ड या उसमें आपका मेन टॉपिक होना चाहिए। आपका पहला सेंटेंस बिना मेन टॉपिक के नहीं हो सकता, समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। बिना मेन टॉपिक के हो गया तो आपका रीडिंग का स्कोर अच्छा नहीं आएगा। मेन टॉपिक आपका अगर पहले सेंटेंस में नहीं आता तो रीडिंग में आपका स्कोर काफी हद तक मैंने देखा है कि अच्छा नहीं आएगा। मतलब रीडिंग में जो इसके नंबर जाने वो नंबर कम हो जाएंगे थोड़े। समझ आ रहा, सबको नहीं आ रहा? तो आपने पहला सेंटेंस ढूंढने के लिए अब क्या करना है, जब आपने पढ़ लिया, आपको पता चला मेन टॉपिक ये है, अब पहला सेंटेंस उठाने के लिए आपको क्या ढूंढना है, सर्वे, रिसर्च, ये सब मैम ने बताया होगा आपको। ये ढूंढो पहले, आपने सर्वे कहाँ पे लिखा, रिसर्च कहाँ पे लिखा, कोई डेटा लिखा हो, कोई बंदे का नाम लिखा हो, जगह का नाम लिखा हो, ये सब बातें आपको मैम ने बता दी है। अब पहले सेंटेंस से कनेक्टेड आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, अपना सेकंड सेंटेंस। पहले सेंटेंस में कोई एक कीवर्ड आप उठाओ और वही कीवर्ड आपको जहां पर लिखा दिख जाए उसमें से आपको वहां से क्या उठाना पड़ेगा, अपना सेकंड सेंटेंस उठाना पड़ेगा। मतलब पहला सेंटेंस जो है वो सेंटेंस में देखो कि किस चीज के बारे में बात हो रखी है। जैसे पहले सेंटेंस में सपोज करो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, होमा 90% of Indians prefer to learn a new language from teachers instead of computers। अब ये आपका पहला सेंटेंस संभालो। लो पहला सेंटेंस क्यों बना, क्योंकि सर्वे की बात हो रही है सर। सर्वे वाला सेंटेंस अक्सर कहाँ पे आता है, पहले नंबर पे आता है। सेकंड, जगह का नाम आ रहा है। तीसरा, डेटा भी आ रहा है। तो ये पहला सेंटेंस तो है। समझ आ रहा है आपको, कुछ नहीं आ रहा। ये 3 लक्षण आपको कल मैम ने बताए थे पहले सेंटेंस के, इसमें तीनों आगे तो ये पहला सेंटेंस, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है कि पहला सेंटेंस होगा या नहीं होगा। अब आपने पढ़ा इसमें कीवर्ड क्या लिखे हैं, कीवर्ड इसमें एक तो लिखा हुआ है न्यू लैंग्वेज, एक इसमें कीवर्ड लिखा हुआ है टीचर्स और एक कीवर्ड लिखा हुआ है कंप्यूटर्स। ये 3 कीवर्ड यहाँ पे लिखे हैं। आपको ये देखना है कि आगे ये कीवर्ड कहाँ पर आए, इनमें से कोई एक कीवर्ड जिस सेंटेंस में आ गया। जैसे मान लो आप आगे पढ़ रहे थे, यहाँ पे एक सेंटेंस जो है वो टीचर्स के बारे में कुछ बात कर रहा है, तो जैसे आपने इस सेंटेंस में टीचर पढ़ा, आपको पता चल जाएगा कि ये आपका कौन सा सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है। पहले सेंटेंस में आने वाले किसी भी वर्ड के बारे में जो दोबारा एक सेंटेंस आएगा उसको हम अपना सेकंड सेंटेंस बनाएंगे। और तीसरा सेंटेंस अगेन पहले सेंटेंस के जैसे होता है। अगर आपको इसमें कंक्लूजन वाली कोई लाइन मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर पहले सेंटेंस वाले सारे लक्षण इसमें भी आ सकते हैं। तो ये आपको कल सिखा दिया था मैम ने, बोलो हाँ है ना, अरे हाँ है ना। अब फिलहाल अपने आगे चलते हैं। स्टेप 2 है प्रूनिंग। आप सब हेडिंग डाल लीजिए। मैम ने कल पढ़ाया होगा, मेरे ख्याल से ओवरव्यू दिया था आपको प्रूनिंग का, पर मैं आपको पूरा A to Z पढ़ा देता हूँ। पता नहीं कितना पढ़ाया, मुझे नहीं पता, पर जितना भी पढ़ाया उससे वहां से आगे आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा।
मुझे एक बार दिखा दो, कल वाला नोट्स दिखा दो मुझे, क्या लिखवाया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो स्टेप है अपना, दैट इज प्रूनिंग। अब प्रूनिंग में 3 काम है सर। पहला काम है लिंकर को काटना छाटना, दूसरा काम है लेंथ को मेंटेन करना, रुक जाओ अभी, हाँ वो मुझे पता है, लेंथ बाद, चलो पहले ये लेंथ कर लेते हैं। सो बेसिकली 3 चीजें। समराइज रिटन टेक्स्ट काफी हद तक आपके रीऑर्डर पैराग्राफ का बेस बना देगा। रीऑर्डर पैराग्राफ आपका रीडिंग का पार्ट है। अगले वीक अपने रीऑर्डर पैराग्राफ से मंडे की क्लास में स्टार्ट करेंगे। रीऑर्डर पैराग्राफ के पहले लेक्चर में आपको ये तीनों शब्द कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ये सारा कुछ आपको रीऑर्डर पैराग्राफ को शांति से और आसानी से करने में काफी मदद करेगा। तो जो भी है सब कुछ ध्यान से सुन लेना। प्रूनिंग आपको पढ़ा दिया, मैं जितना देख पा रहा हूँ मैम ने बता ही दिया सारा कुछ, बट मैं जल्दी से बता देता हूँ एक बार। 1-2 चीजें जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो भी बता दूंगा। लिंकर के बारे में पहली बात ध्यान रखना कि लिंकर जो है ये अक्सर सेंटेंस की स्टार्टिंग में दे रखे होते हैं। एंड और बट मैम ने लिखा है, अगर वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया ना, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो उसको हटाना है। उसके अलावा और भी कई लिंकर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ऐसे सेंटेंस, ये पैराग्राफ है, ये बीच में हाफ है, पहला सेंटेंस यहाँ से आया, सेकंड मान लो यहाँ से आया, और थर्ड सेंटेंस आपका यहाँ से आया। ये 3 सेंटेंस आपने पिक किए। सेकंड सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखा हुआ था हाउएवर, कोमा सम पीपल, आगे कुछ ऐसा लिखा था। या फिर हाउएवर की जगह पे हो सकता है स्टार्टिंग में क्या लिखा हो सर, यहाँ पे देयरफॉर लिखा हो सकता है सर यहाँ पे क्या लिखा हो, बट लिखा हो सकता है यहाँ पे लिखा हो मोर ओवर, हो सकता है यहाँ पे लिखा हो अपार्ट फ्रॉम दैट। अरे मुद्दे की बात है, अगर 1 या 2 वर्ड लिख के कोमा लगा रखा हो स्टार्टिंग में सेंटेंस, अगर तो सेंटेंस सीधा स्टार्ट हो गया देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल हु बिलीव, फिर तो ठीक है। पर अगर मान लो लिखा होता है सीक्वेंशियली कोमा, अब सीक्वेंशियली मुझे नहीं पता, आप देखो लिंकरों की लिस्ट बहुत लंबी है दुनिया में, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो ना करते 10 लाख लिंकर है। मैं 10 लाख की लिस्ट यहाँ पे बनाऊं, उससे बेहतर है कि आप इतनी अकल ले लो, अगर आपके सेंटेंस में स्टार्टिंग में 1-2 अक्षरों के बाद यहाँ पे कोमा लग गया ना, तो ये जो 1-2 अक्षर इनको क्या कहा जाता है, लिंकर का। समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, पर हमें इनको नहीं लिखना, हम अपना सेंटेंस यहां से स्टार्ट करेंगे। समझ आ गया, कुछ नहीं आया। प्रूनिंग का मतलब क्या है, प्रूनिंग का मतलब है सेंटेंस को काटना, जो फालतू की चीजें जो काम की नहीं उसको बाहर काटना, ताकि आप उसको अपने गुलदस्ते में लगाने के लिए रेडी करें। तो यहाँ पे रेडी करने के लिए पहला स्टेप जो है हमारा वो ये है कि हमें अपने लिंकर जो ये फालतू दिख रहे हैं, आवारा हैं, इनको बाहर निकालो, इनको छोड़ो यहाँ पे, और सिर्फ अपने मेन सेंटेंस से स्टार्ट करो। समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। अब जैसे कई बार इनएडवर्टेंटली एक लिंकर है, अब मैं ऐसे लिंकरों की लिस्ट बनाऊं तो बहुत लंबा काम है, पर आपको समझ आ गया, मोटा मोटा समझ आया, कुछ की नहीं आया, कि पहले 2 वर्ड है आप उनको छोड़ सकते हैं, उनको छोड़ो, कोमा के पहले जो भी लिखा उसको छोड़ो। पर कहीं ऐसा ना हो, ये ध्यान रखना कि 5-6 वर्ड का सेंटेंस, फिर कोमा, फिर 5-6, और आप कहें कि ये तो सारा लिंकर। लिंकर मैक्सिमम 1 या 2 वर्ड का आएगा, 3 वर्ड के भी लिंकर नहीं है। 3 वर्ड वाले को मत काटना, 2 वर्ड का आ गया तो उसको काट देना। अब कहीं के मन में अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन द टॉप ऑफ दिस भी आ रहा है, वो रेयर है, कोई एक आधा है जो 3 वर्ड का है, मोस्टली लिंकर 1 या 2 वर्ड के होते हैं। समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, अरे हाँ है ना। आप अगर आपके सामने ये आ गया अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो पता ही है, पर इसके अलावा कोई 3 वर्ड लिखे हैं और फिर कोमा लगा है, तो इस 3 वर्ड को मत छोड़ना है, काम की होंगे ये। सेट हो सारे, अरे हाँ है ना। तो ये लिंकर को हटाना है, पहली बात तो अपने तीनों सेंटेंसेस में हटाना है, पहले में भी हटाना है अगर लगाओ तो, सेकंड में भी हटाना है, और तीसरे में भी। आप अक्सर देखेंगे कि पहले में नहीं लगा होता, सेकंड में मिलता है और थर्ड में मिलता है। तो जो भी लिंकर आपको जहां भी मिले उसको पहले हटा के रखना। समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। देखो मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले 3 सेंटेंसेस को ढूंढ लेता हूं जो कि मुझे पहले 3 या 4 मिनट में मिल जाते हैं। क्या करना है आपको, सर्वे रिसर्च ही ढूंढना है, 3 मिनट लगते हैं, इतने में मिल जाते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, नीचे मेरे पास जो बॉक्स बना होता है
उस बॉक्स में मैं पहले सेंटेंस को भी लिख लेता हूँ, सेकंड को भी लिख लेता हूँ और थर्ड को भी लिख लेता हूँ, पर मैं तीनों को अलग अलग लिखता हूँ, बीच में एंटर करके स्पेस कर देता हूँ। समझ आ रहा है कुछ नहीं? पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। इसको लिखने से फायदा ये है कि मेरे पास यहाँ पे नीचे, इस आंसर के नीचे यहाँ पे वर्ड काउंट लिखा हुआ आता है और मेरे पास टोटल वर्ड का एक नंबर आ जाता है कि टोटल वर्ड मेरे कितने क्या। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? अगर आप उसको ऊपर ही वहां पर पड़े पड़े काटेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कितना काटना है। ये बिल्कुल वैसा है कि दर्जी आपको एक तो यहाँ पे बैठे हुए देख के कपड़ा काट रहे हो, एक आपके लगा लगा के काट रहा है कि कितना चाहिए और कितना, उस हिसाब से काटेगा। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? तो दोनों में फर्क है बहुत ज्यादा। सेम यहाँ पे कंसेप्ट है कि मैं क्या करता हूँ, पहले इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ। अब नीचे मान लो टोटल वर्ड काउंट मेरा 82 हो गया, लिखने कितने 65 के आसपास, मतलब मुझे पता चलता है कि 17-18 वर्ड है जो कि मुझे क्या करने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? तो पहले मैं टाइप कर लेता हूँ। अब 17-18 वर्ड में से मान लो 3-4 वर्ड लिंकर में चले गए। समझ आ रहा है कुछ? लिंकर काटे, 3-4 वर्ड कम हो गए। अब मैं आगे क्या करता हूँ, दोबारा से फिर आता हूँ। अब अगली बार क्या करना है, लेंथ को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करनी है। तो लेंथ को कम करने का तरीका मैं बता दूं कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको कोमा दिखे तो कोमा के बाद वाले पार्ट को लिखना जरूरी नहीं है। शुरुआत हमेशा फुल स्टॉप से करो, खत्म आप कोमा पर कर सकते हैं, फुल स्टॉप पे भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना? जैसे मान लो ये सेकंड सेंटेंस है, इसमें थोड़ा लंबा सेंटेंस है, कोमा लगा के आगे भी कंटिन्यू है, तो आप केवल इतना लिखो, ये वाला पार्ट आप छोड़ दो इसमें। कौन सा कीवर्ड? ऐसा मेरे ख्याल से कभी होगा नहीं, क्योंकि कीवर्ड अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स कि वो सेंटेंस मेनली, ये पहला पार्ट जो डोमिनेंट पार्ट है, ये जो सेंटेंस है मेनली इसके बारे में बात कर रहा था, इसकी वजह से ये कनेक्ट किया गया होता है पार्ट सेकंड वाला। तो अगर आपको कीवर्ड सेकंड पार्ट में मिले तो वो सेंटेंस आपका काम का सेंटेंस नहीं, उसको छोड़ दो, कोई दूसरा सेंटेंस उठाओ, वो सेकंड सेंटेंस बनने के लायक नहीं है आपका। समझ आ रहा है कुछ? सेकंड सेंटेंस में कीवर्ड आपको पहले, अक्सर पहले 3 या 4 वर्ड में आपको कीवर्ड अपना दिख जाएगा, तभी उसको सेकंड सेंटेंस बनाना, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आ जाओ, वापिस आ जाओ। तो मैंने अपना सेकंड सेंटेंस में प्रूनिंग कर दिया, तो प्रूनिंग से मान लो मेरे 12 वर्ड और कम हो गए, मेरे वर्ड काउंट जो है वो ठीक ठाक आ गया। अब इसमें एक चीज जो है लिंक, ये बैकलॉग वाला, ये मुझे लगता है कि मैम ने जो बताया उसमें 1-2 चीजें मैं ऐड करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझना। बैकलॉग में 2 चीजें सब ध्यान से समझो। पहला है, अगर आपको लिखा दिखे ही, शी, इट, दे, और बैकलॉग में सेकंड है, अगर आपको लिखा दिखे दिस, दैट, दीज, सच, इट्स, देयर, इज, हर, आर, यूर, ये आपको लिखवाए होंगे मैम ने, चेक करो सारे। कोई कम ज्यादा तो नहीं है, बता दो मुझे अगर है तो। कोई एक आधा कम मैंने लिखवाया हो या मैम ने लिखवाया हो। अगर आपने कम ज्यादा लिखे हैं तो पूरे कर लो पहले। अब इसके बारे में एक तगड़ा सा रूल है, वो रूल आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पहले एक बार पूरे चेक कर लो सारे सही हैं। हाँ जी, क्या PHERE? नहीं, वो इसमें नहीं आएगा। हाँ, दोज आ जाएगा, दोज आ गया। हिम नहीं, हिम ऊपर वाले में आएगा। दे ये रहा ना ऊपर वाले। 2 लिस्ट बनाई है मैंने, सुनो पहले ध्यान से। मैंने 2 लिस्ट बनाई, ये दोनों को बैकलॉग कहा जाता है। ये वाले जो हैं ये इनको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव केस है। ग्रामर में मत जाओ, मुद्दे की बात है। एक लिस्ट में ये वाले वर्ड्स हैं, एक लिस्ट में ये वाले वर्ड्स हैं। समझ आ रहा है सबको? नहीं आ रहा? ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये याद कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे काम आएंगे दोबारा रीऑर्डर पैराग्राफ में। रीऑर्डर पैराग्राफ में तीसरा रूल जो है वो इन वर्ड्स के साथ है। तो ये सारे वर्ड्स को याद रख लेना कौन कौन से। और आपको अक्सर कंफ्यूजन होगा, आप पेपर में जाएंगे, पेपर में आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ आएगा देयर, THERE। अब आपके मन में आएगा यार ये था या नहीं था, तो अभी याद कर लो कि ये इस लिस्ट में नहीं है। देखो ध्यान से, है क्या इसमें? नहीं है। समझ आ रहा है? आपके पेपर में एक वर्ड आ सकता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ आ जाता है डैम। अब देखो डैम इस लिस्ट में नहीं लिखा हुआ, पर आपके मन में फिर भी दिमाग में आएगा कि डैम शायद था या नहीं था, पता नहीं था या नहीं था। तो ये थोड़ा सा अपने बैक ऑफ योर हेड अपने दिमाग में रखना कि ये नहीं है इस लिस्ट का पार्ट। अब सुनो ध्यान से, करना क्या है,
अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड अपने पहले, दूसरे या तीसरे सेंटेंस में दिख जाए, सुन लो, पहले सामने आ जाओ सारे, लिखने पे मत रहो, कोई बात नहीं, काम की चीज ये है कि जो सुना रहा हूं वो काम की है। मान लो ये आपके पहले, दूसरे या तीसरे किसी भी सेंटेंस में आ जाए, तो आपको ये चेक करना है कि इसके बिल्कुल बाद में क्या लिखा हुआ है। ये जो भी वर्ड लिखा है इसके बिल्कुल बाद में क्या लिखा। अगर आपको इसके बिल्कुल बाद में लिखा हुआ दिखता है एक नाउन, अगर आपको इसके बिल्कुल साथ में लिखा हुआ दिखता है एक नाउन, जैसे देयर नोटबुक, देयर हाउस, इसके अलावा लिखा होता है सच कंट्रीज, दीज मार्कर्स, इसके अलावा कोई भी, मतलब बेसिकली आर स्टूडेंट्स आ सकता है, यूर टीचर आ सकता है, दिस कप आ सकता है, दैट बोतल आ सकता है। अगर इनके बाद अक्सर आपको एक नाउन लिखा दिखा, तो आपको क्या करना है, अब आपको इस वर्ड को चेंज कर देना और इसकी जगह पे क्या लिख देना है, द, क्या लिख देना है, द, और इसके साथ वो सेम नाउन को क्या कर देना है, पड़ा रहने देना है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आई सॉ हिज टीम इन द पार्क। पहले चेक करो इसमें बैकलॉग कहां पे, कौन सा वर्ड बैकलॉग है इसमें, अरे कौन सा वर्ड है ये, देखो यहाँ पे लिखा होगा, कहाँ गया, हिज, ये रहा, और यहाँ पे हिज लिखा। अब इसके बाद नाउन लिखा है कि नहीं लिखा, बिल्कुल, तो मुझे इस हिज को मिटा के इसकी जगह पे बस क्या कर देना, जब मैं आंसर लिख रहा हूं तब क्या कर देना है, समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, अरे हाँ या ना, ये इतनी सी अकल ये याद रख लेना, क्योंकि ये खराब कर दोगे तुम सारे। अभी कल परसों एक बच्चा मेरे पास आया, सर आपने बोला था दा लगाना है, हर बार नहीं लगाना। अब दूसरा केस सुनो, मान लो इसके बाद नाउन नहीं आया, कई बार सीधा लिखा होता है, जैसे दिस वाज ए कॉमन प्रैक्टिस इन यूरोप। अब यहाँ पे दिस के बाद ये नाउन लिखा हुआ है, क्या वॉज नाउन होता है, नहीं सर, वॉज नाउन नहीं, वॉज तो हेल्पिंग वर्ब है, नाउन नहीं है ये आपको बाद में पता चलेगा, रीडिंग में समझ आएगा। अभी एक बार आपको इतना पता होना चाहिए, जिस चीज को आप देख सकते हैं वो नाउन होता है, संज्ञा, ये पता होना चाहिए बेसिकली। तो जैसे मैंने देखा कि इसके बाद यहाँ पे नाउन नहीं लिखा, तो मैं इस वर्ड को चेंज नहीं करूंगा, इसको वैसे का वैसा पढ़ा रहने देना, दिस वाज ही लिख के आना पेपर में, ये बैकलॉग नहीं होता। फिर समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। अगर आपको इन वर्ड्स के साथ नाउन दिखे तभी इसको बैकलॉग बनाना है, और तब इसकी जगह पे दा आ जाएगा। अगर इसके साथ नाउन नहीं आया तो जैसा है वैसा पड़ा रहने दो। क्या आप ये काम कर सकते हैं? पक्की बात है, पर आप नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, जब आपके पेपर में आएगा ना आपको भूल जाएगा ये सारा कुछ। तो मैं अभी बता रहा हूं, चेता रहा हूं, याद दिला रहा हूं। देखो, या तो प्रूनिंग वाला पंगा ही मत लो, पर अगर पंगा लेना है तो फिर अच्छे से लेना पंगा, ये ध्यान रखना। या तो छेड़ो ही मत, पड़ा रहने दो, तीनों उठाओ, तीनों को चिपकाओ, काम खत्म। पर अगर पंगा लेना है तो इसमें दिस, दा, दी, यही गलती होती है, कोई बड़ी गलती ऐसा नहीं है कि कोई बीच में से अपनी तरफ से कहानी लिखाता है। गलतियां यही होती है कि आपने छोटा सा वर्ड था वो आपने नहीं लिखा, या एक वर्ड आपने एक्स्ट्रा लिख दिया। तो ये थोड़ा सा नोट कर लेना। अगर इसके बाद नाउन नहीं आया तो यहाँ पे लिख लो, डू नॉट चेंज एनीथिंग, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। हो गया, डन है? और बोलो यार। तो मान लो आपके पेपर में लिखा हुआ आ जाए कि yesterday I saw his brother in a park, तो यहाँ पे हिज की जगह पे क्या करेंगे बताओ? द ब्रदर, yesterday I saw the brother in a park। समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा? क्योंकि हिज के बाद ब्रदर एक नाउन लिखा हुआ है, तो इसमें अपने को नाउन को देखते हुए हिज को द में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता कि such stories are very common, such stories are very common in Indian households। अब बताओ यहाँ पे क्या करोगे? सच को चेंज करोगे या नहीं करोगे? अरे करेंगे गधो, स्टोरीज लिखा हुआ, स्टोरी नाउन ही तो होता है। सच स्टोरीज ये नाउन ही तो है, और अगर ये नाउन है तो सच की जगह पे क्या करना पड़ेगा? दा करना पड़ेगा। द स्टोरीज आर वेरी कॉमन इन इंडियन हाउस।
समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? जिनको नाउन का नहीं पता कोई बात नहीं, सब्र रखो, सब आ जाएगा समझ, डोंट वरी। बट अभी एक बार ये ध्यान रखना कि चीजों को याद रखना पड़ेगा, चीजों को साथ में लेके जाना पड़ेगा। हमारा जो ये जो जंग है ना, ये 6 से 6.5 नंबर लेने के पीछे है। 7 में से 6 तुम में से हर लल्लू करके आएगा, जो मर्जी। लल्लू का मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता, जो कुछ नहीं सीख, मैं नहीं सीखना सर, मुझे बस सीधा चिपकाने के लिए दो। आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ सकता है, सर आधे नंबर के पीछे इतना दिमाग लगाना ठीक है क्या? पर मैं बता दूं कि आपके पेपर में ये आधा नंबर, राइटिंग में देखो, राइटिंग में सारा खेल है 44 नंबर का, पूरा राइटिंग का पेपर जो है। तो अब तो और कम हो गया वैसे, अब तो क्वेश्चन ही कम आ गए। राइट ऐसे 15 नंबर का आता है। समराइज रिटन टेक्स्ट 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। 7-7 14, 14 और 15 29, पूरी राइटिंग 29 नंबर की है। 29 नंबर में से आधे आधे नंबर 2 बार अगर बढ़ गए 1 नंबर, 29 में से 1 नंबर 90 में से लगभग 3 नंबर में कन्वर्ट होता है। जिसको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है उसको ये बात समझ आ गई कि अगर 29 में से 1 है तो 90 में से कितने होंगे? अराउंड 3। राइटिंग में 3 नंबर बढ़ने वाले तुम्हारे इससे। मुझे नहीं पता 3 नंबर के पीछे इतना मथा मारना ठीक है या नहीं है, पर मुझे लगता है कि अगर हमें रास्ता पता है ना, थोड़ा मुश्किल है पर पता है, और हम उस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, तो फिर ये मूर्खता है। मेरा काम आपको यहाँ पे ये बताना नहीं है कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, तुम नहीं हो इस लायक। मेरा काम तुम्हें लायक बनाना है, मैं उसी की ट्राई कर रहा हूँ। समझ आ रहा है? मेरा काम बड़ा आसान होता है अगर मुझे बताना होता भी यार ताड़े 6 बैंड आ जाएंगे, तो सीधा लेकर आयो। 6 बैंड आ जाएंगे, सच्ची आ जाएंगे, 6.5 भी आ जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। 6.5 को कोई मना नहीं है। अगर आप सीधा 3 वर्ड उठाएं, 3 सेंटेंस उठाएं, तीनों को चिपका दो, मैं भी सिखा सकता हूँ। 15 मिनट का काम है। होल्ड लगाओ पहला सेंटेंस, कोमा लगाओ दूसरा सेंटेंस, कोमा एंड लगाओ तीसरा सेंटेंस। चलो करो प्रैक्टिस, ये बड़ा आसान काम है। पर मैं आपको जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखें कि ये अगर सेट बैठ गया ना, तो आप अपना बेस्ट स्कोर करके आएंगे। मुझे आपकी रिक्वायरमेंट पार करवानी होती तो बड़ा आसान है, मुझे आपको अपना बेस्ट स्कोर दिलवाना है। मैं ये चाहता हूं कि आप में जितना पोटेंशियल है, जो मैक्सिमम आप कर सकते हैं, आपको मैं वो दिखाऊं कि ये है तुम्हारा लेवल, तुम यहां तक पहुंच सकते थे। और मैंने अक्सर बच्चों के मुंह से सुना है कि सर मुझे खुद ही उम्मीद नहीं थी मैं इतना कर सकता हूं, जब उनका रिजल्ट आता है। यही चाहिए, यही सुनना है मुझे उसी चीज की सनक है और कुछ नहीं है, कि मेरे खुद का औकात नहीं थी जितना मेरा स्कोर आ गया, वो चाहिए मुझे। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? और वो तब होगा जब हम तपस्या करेंगे। क्या करेंगे? तपस्या। व्हाट इज तपस्या? हार्डवर्क नहीं, तपस्या। तपस्या वर्ड को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये वर्ड बना है इस वर्ड से, तप। तप का मतलब होता है टेम्परेचर, गर्मी, ताप, है ना? जब देखिए, ताप मतलब क्या होता है? ताप, टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जब भी मुझे किसी चीज के फॉर्म को चेंज करना, जब भी मुझे, मान लो मुझे इस मार्कर, ये प्लास्टिक का मार्कर है, मुझे इस मार्कर को एक बॉल में कन्वर्ट करना है। ये मार्कर से मैं खेल नहीं सकता, मुझे इसको एक गोल गेंद बनाना है। तो बताओ मुझे इस मार्कर को क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। जब भी किसी चीज की फॉर्म को चेंज करना, जब उसके रूप को चेंज करना है, जब उसके आकार को चेंज करना है, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है? पहले गर्म करना पड़ता है। ये जो तप है ना, ये तप सिर्फ इन चीजों के साथ नहीं होता, तप इंसानों के साथ भी होता है। जब भी आपको अपनी जिंदगी में कोई डायरेक्शन चेंज करना है, जब भी आपको अपनी जिंदगी में कोई रूप चेंज करना है, जब भी आपको अपनी जिंदगी में कोई बड़ा चेंज लाना है, आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अपने आप को टेम्परेचर, अपने आप को हीट देनी पड़ेगी, अपने आप को गर्म करना पड़ेगा। ये तप सहना सबके बस की बात नहीं है। तप अपने इंडिया में क्या था पुराने टाइम में? जो बाबा लोग होते थे, पहाड़ों पर जाके तपस्या करते थे, भगवान की पूजा करने वाले लोग जो थे, केवल वही तपस्या करते थे। और अपने तब से हमारी एक माइथोलॉजी बन चुकी है, हमारी सोच बन चुकी है कि केवल जिसको भगवान की खोज है वही तपस्या कर सकता है। जबकि तपस्या हर वो इंसान कर सकता है जिसका कोई एम है जिंदगी में, जिसका कोई बड़ा टारगेट है जिंदगी में, उसको सबको तपस्या करनी चाहिए। सब करते भी हैं सॉर्ट ऑफ। समझ आ रहा है? अगर आपको तप नहीं लग रहा ना, अगर आपको गर्मी नहीं लग रही, गर्मी का मतलब ये नहीं कि मैं एसी बंद करके बैठा हूं, गर्मी में बैठा हूं। तप का मतलब है कि जब आपका दिल बार बार आपको ये कहता है ना भी यार तू क्यों पंगा ले रहा है, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, आपको दिक्कत नहीं आ रही किसी तरह की, तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। जब दिक्कतें आएंगी, वो हमेशा ऊपर चढ़ने में दिक्कतें आती हैं, नीचे गिरने में किसी को दिक्कत नहीं आती। नीचे गिरना बड़ा आसान है, जंप कर दो, आराम से बैठे रहो, बस गिरोगे तब भी पता चलेगा। पर ऊपर चढ़ना जो है उसमें जोर आता है। तो अगर आपको जोर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? जोर आ रहा है तो दैट मीन्स कि हम सही ट्रैक पे हैं। तो ये जो तप है, ये आपका तप है अभी जो करवा रहा हूं मैं।
और तब 6 से 6:30 के लिए जाने के लिए। इसी तरह से 6:30 से 7 पे भी जाएंगे इंशाल्लाह, मौका मिला तो चले जाएंगे, अदरवाइज अपने 6:30 भी माड़े नहीं है। 7 में से 6:30, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है लगभग 95-97% नंबर। 97% जिंदगी में लिए कभी तुमने अपनी जिंदगी में? सारे मिला के 97% नहीं होंगे, कहीं आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। चलो कोई नहीं, अब इसमें आ जाओ, दोबारा आ जाओ। नाउन आ गया, नाउन के साथ आएगा, और दूसरा नाउन जो है क्रॉस वाला जिसके साथ कुछ भी नहीं है, तब उसमें कोई चेंज नहीं करना, ये बात अपने दिमाग में रखना। सेकंड आ जाओ, वापस आ जाओ इधर सारे। अगर आपको पेपर में ये दिख गया ही शी इट दे, 4 वर्ड है याद रखना, ही शी इट दे। साथ में आ जाओ, एक बार दोहराएंगे सारे। पहला क्या है? शी इट दे। ये चारों वर्ड के साथ हमेशा ध्यान रखना कि ये अक्सर किसी ना किसी नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि राम हैज ए कार, ही लव्स इट। राम के पास एक कार है, ही लव्स इट। ही किसके लिए आया और इट किसके लिए आया? कार के लिए। हमें पता है कि ये जो नाउन, ये जो प्रोनाउन है, ये किसके लिए आए? नाउन के लिए आए। ही किसके लिए आया? राम के लिए। और इट किसके लिए आया है? कार के लिए। ये जो नाउन इधर लिखे हुए हैं इनको कहा जाता है पेरेंट नाउन। क्या कहा जाता है? पेरेंट नाउन। और हमें ऐसे नाउन के, ऐसे प्रोनाउन के लिए हमेशा पेरेंट नाउन को लिखना। मतलब अगर आपके किसी सेंटेंस में लिखा हुआ आ जाता है दे, आफ्टर सम रिसर्च दे फाउंड दैट दिस इज द केस, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दे फाउंड दैट, थोड़ा साथ में आ जाओ सारे। कॉपियां अपनी थोड़ा बंद ही रखना, एक बार लिखने मत बैठो, ये क्रूशियल। अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ गया ना, आपको सारा कुछ अभी तक जो मैंने पढ़ाया सब समझ आ जाएगा। दे फाउंड दैट सम पीपल, आगे कुछ ऐसा लिखा था। अब अगर आप इस पूरी श्रेणी में देखें तो आपको 2 बैकलॉग है। एक तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और एक बैकलॉग यहाँ पे कौन सा आया? दैट लिखा हुआ है। दे कहाँ पे है? दे तो इसमें है। और दैट कहाँ पे लिखा हुआ है? दैट दैट ये रहा। अब आपने पहले चेक किया दैट के बाद सम लिखा हुआ है। सम नाउन नहीं है, सम तो एक एडजेक्टिव होता है। सम एक नाउन नहीं है, सम तो एक एडजेक्टिव होता है। तो हमें इस दैट को चेंज नहीं करना, दैट को दैट ही पड़ा रहने देना। पर समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। सेकंड आ जाओ, यहां पर लिखा हुआ है दे। ये दे की जगह पे पेरेंट नाउन ढूंढना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो यहाँ पे इस सेंटेंस में दे लिखा था, तो हम इससे पीछे की तरफ चलना शुरू कर देंगे और ढूंढेंगे कि कहां पर बंदों की बात है। मान लो इस सेंटेंस में कहीं पे हुआ साइंटिस्ट की बात आई थी, साइंटिस्ट्स, मतलब एक से ज्यादा साइंटिस्ट थे, तो मुझे तुरंत पता चला कि दे किसके लिए आया? साइंटिस्ट के लिए। तो मैं इस सेंटेंस में दे ना लिख के क्या लिख दूंगा? साइंटिस्ट फाउंड दैट सम। इस तरह से चलेगा। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है? बैकलॉग ढूंढना है और बैकलॉग को चेंज करना है। बैकलॉग 2 तरह के होते हैं सर, या तो ये वाली श्रेणी के, ये वाली श्रेणी के। अगर तो इसमें से आया तो हमें उसका पेरेंट नाउन ढूंढना है और पेरेंट नाउन को लिख देना है। अगर इसमें से आया तो चेक करना है कि इसके बाद नाउन लिखा या नहीं लिखा। अगर बाद में नाउन लिखा तो दा लिख दो, अगर बाद में नाउन नहीं लिखा तो सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा रहने दो। मतलब इसके बाद क्या लिखा? नाउन लिखा हो। दैट के बाद नाउन लिखा आ गया, हाँ तो इसको भी चेंज करो, इसकी जगह दा कर देना। और ये भी 2, एक बार एक सेंटेंस में 5-5 चेंज भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 बैकलॉग आएंगे, 5 चेंज होने वाले होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ आ रहा है? चलो अब नोट कर लो इसको, जो भी करना है तुम्हें। क्या लग रहा है सर आप आगे पहुंचेंगे वहां पे? इधर आ जाओ, प्यार बढ़ाते हैं अपने थोड़ा। आप में से और कौन कौन है जिसका पहला दिन है? आज है कोई जिसका फर्स्ट डे यहाँ पे? अच्छा, आप तीनों का पहला दिन है। जिनका पहला दिन है, आप लोगों के लिए आज की क्लास ऐसे होगी जैसे आप मंगल ग्रह पे आए हैं और मैं कोई दूसरी भाषा बोल रहा हूँ एलियन वाली, और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहला दिन संभाल के रख लेना, ये आपको समझ आएगा 4-5वें दिन की मैंने क्या करवाया था। ठीक है? कोई डाउट हो फिर भी तो पूछ लेना। आज के दिन आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करें कि कैसे बैठते हैं लोग ऑक्सफोर्ड में, कैसे बातें होती हैं, कैसे तपस्या की बातें हो जाती हैं बीच बीच में। अभी गालियां भी आएंगी, कई बार मुंह से गाली भी निकल जाती है। तो जो पहले दिन आते उसको लगता है ओ इतने तो मास्टर गाला काट दे, तो बहुत गंदे थे, बट उनको पता नहीं है कि मैंने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से ये सीखा है
कि मैं जितना मर्जी अच्छा बन जाऊं, जितना मर्जी भोला बन जाऊं, जितना मर्जी सियाना बन जाऊं, जितनी मर्जी अच्छी बातें कर लूं, मैं किसी से उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं हो सकता। बट अगर मैं पहली बात तो साड़ा एक गाली नहीं है, मैं हमेशा इस चीज की फेवर, मैं कभी इसको मानता नहीं। अगर साड़ा गाली, साला तो एक रिश्तेदारी, साड़ा गाली हो गया तो फिर तो फुफड़ भी गाली होना चाहिए, या जीजा भी गाली होना चाहिए, या फिर मामा भी गाली होना चाहिए, या चाचा भी गाली। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। चाचा आप जने खने को कह देते हैं, साला किसी को बोल दे तो वो गाली हो गई। और ये गाली क्यों लगती है हमें? हमें इसलिए लगती है साला, अगर मैंने किसी को साला बोला दैट मीन्स कि मैं उसको इमेजिन करवा रहा हूं कि तेरी सिस्टर की मेरे साथ शादी हो रखी है। दैट मीन्स कि मैं बड़ा हो गया और तू छोटा हो गया। मतलब जब शादी होगी तो कोई बड़ा हो गया और कोई छोटा हो गया। ये वो पुरुष प्रधान समाज की वो गाली बना रखी है आज से 200 करोड़ साल पहले की, मेरे ख्याल से, जब शादी का मतलब होता था कि लड़की गुलाम होगी और लड़का जो है वो पता नहीं क्या ही बन गया। समझ आ रहा? तब मेरे ख्याल से साला गाली मानी जा सकती थी। बट आज तो जितनी जिम्मेदारियां साले की बनती है उससे कहीं ज्यादा जीजे की बनती है एक्चुअली में। आज तो जीजे गुलाम है मेरे ख्याल से। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। ये सारे नु काफी टेंशन है, जीजे में ज्यादा टेंशन है, बेटी हो गया हो जो ये 100 लक्षण होते हैं उसके। सो द पॉइंट इज कि ये तो गाली है नहीं पहली बात तो। बट फिर भी मैंने ये पाया कि जब मैं ऐसा वर्ड कोई मुंह से बोल देता हूँ, जाने अनजाने में निकल जाता है, तो हम सब कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। अब कईयों को मन में गुस्सा भी आता होगा, पर द पॉइंट इज कि ऐसे वर्ड से, पता नहीं यार, छोड़ो, मैं बात ही नहीं करना चाहता। तुम इधर आ दो, तुम ये लिखो, सारे लिख लिया सबने? पहले ये बता दो, चले आगे फिर अपने। अब हेडिंग डालो सारे। आज की क्लास का मेन टॉपिक है सर कनेक्शन। मैं आपको ब्रांचिंग लास्ट में सिखाऊंगा, सबसे लास्ट में। अभी एक बार कनेक्शन पे चलते हैं। प्रूनिंग में इतना ही था। लेंथ मैंने बता दिया, बैकलॉग बता दिया, लिंकर बता दिया। हाँ जी, लिंकर वाला बता तो दिया कि इसको नहीं लिखना है, ये जो लिंकर है इनको नहीं लिखना, दैट्स ऑल, कट कर दें। हाँ जी, ऑल्दो लिंकर नहीं है सर, ऑल्दो को लिखना है। ऑल्दो के बाद कभी कोमा नहीं आएगा। देखो सीधी सी पहचान मैंने आपको बता दी है। आप किसी भी सेंटेंस में ऑल्दो देखेंगे ना, तो ऑल्दो के बाद कोमा नहीं आएगा, और क्योंकि कोमा नहीं आएगा तो ये लिंकर नहीं है, इसको लिखना है, हमेशा लिखना। ऑल्दो किसी भी सेंटेंस में आए हमेशा लिखना है। हाँ जी, किससे पहले नाउन ना मिले? नाउन मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं। मैं ऑनलाइन वालों को सवाल जो है वो सुना देता हूँ। सर का सवाल आया कि ही की जगह पर अगर हमें नाउन नहीं मिला तब क्या करें? तो ही की जगह पे नाउन मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ही तभी लिखेगा जब उसका नाउन लिखा होगा पहले, ऐसा सीधा ही नहीं आएगा कभी भी। मिटा दो इसको। अभी आज इसकी प्रैक्टिस भी करनी है तो रेडी रहना सारे। अरे क्या बीमारी होगी तुम्हें? कहाँ दिक्कत, कहाँ आ रही, क्या चक्कर हो गया? समझ नहीं आ रहा कुछ? समझ आ रहा है? भूलो मत, अपने क्लास में बैठे हैं, आज 7 अप्रैल है, दोपहर के लगभग 11 बजने वाले हैं और अपने सब क्लास में बैठे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तुम अपनी दूसरी दुनिया में चले जाते हो, वापिस लाना पड़ता है मुझे पकड़ के भी। यहाँ पे आओ, आ जाओ, वापिस आ जाओ। सर पहला स्टेप है कनेक्शन। अरे पहला स्टेप है कलेक्शन, फिर आता है प्रूनिंग, फिर आता है डेकोरेशन, और सबसे लास्ट में आता है कनेक्शन। तो मैं एक बार पहला पढ़ा चुका हूं, ये पढ़ा चुका हूं, इसको मैं छोड़ रहा हूं और मैं सीधा किस पे आ रहा हूं? कनेक्शन पे आ रहा हूं। तो हेडिंग डाल लो सारे, कनेक्शन। ये मेरी क्लास का सबसे कीमती पॉइंट है। सबसे ज्यादा मैं जिस पॉइंट को अच्छे से सिखाता हूं या मुझे मजा आता है वो ये है, अपनी कॉपियां कर ले बंद, और कम से कम 15 मिनट तक आप कॉपी नहीं खोलनी अपनी। आप बैग छुपा लो, 100 दिया, घर पे चले जाओ, सबसे अच्छा फिर ले जाओ। सच में जा रहे हो क्या? आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये आपका पहला सेंटेंस है, ये आपका दूसरा सेंटेंस है, ये आपका तीसरा सेंटेंस है। आपने तीनों सेंटेंसेस को उठाया,
पहले सेंटेंस में यहाँ पे कोमा था, दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे कोमा था, कोमा के बाद आगे सेंटेंस लिखा हुआ था। मुझे पढ़ते ही पता चला कि ये लिंकर है, तो मैंने लिंकर वाले पार्ट को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। सामने देखते रहना, एक भी स्टेप मिस कर दिया सारा खेल खत्म हो जाएगा। मैंने लिंकर वाले स्टेप को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, और मैंने कोमा के आगे से सेंटेंस को पिक कर लिया, यहाँ से पिक कर लिया और इसको यहाँ से पिक कर लिया। अब मैंने वर्ड काउंट देखा तो मेरे वर्ड थोड़े से ज्यादा थे, मतलब 78 के आसपास बन रहे थे, मुझे 65 करने थे, 12 वर्ड कम करने, 13 वर्ड कम करने, तो मैंने इसमें से कुछ कम कर दिया, एक आधी लाइन इसमें से कम कर दी, मेरे वर्ड पूरे हो गए। मेरे पास अभी कितने सेंटेंस पड़े हैं, 3 सेंटेंस है। याद रखना सेंटेंस 3 ही होने चाहिए, ऐसा मत करना कि सेंटेंस ही चक देते हैं सारा। वो तब करना अगर आपको लगे कि इसमें कुछ खास काम की बात नहीं थी, और सेकेंडली पहले दोनों सेंटेंस इतने लंबे थे कि उसमें से छोटा कुछ किया ही नहीं जा सकता था। समझ आ रहा है, कुछ ही नहीं आ रहा, तब आप केवल 2 सेंटेंस लिख सकते हैं। अलाउड है, मना नहीं है, पर कोशिश करना कि 10 में से 9 बार आप 3 सेंटेंस लिखें, क्योंकि 2 लिखने पर आप राइटिंग में थोड़ा सा धोखा खा जाएंगे, राइटिंग में नंबर उतना अच्छा नहीं आएगा। समझ आ रहा है सबको, नहीं आ रहा? 3 सेंटेंसेस रहने चाहिए, चाहे सेंटेंस 6 वर्ड के बचे तब भी तीसरा सेंटेंस होना चाहिए। समझ आ गया सबको, नहीं आया? अब चलो आगे। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को आपस में, क्योंकि हमारा समराइज रिटन टेक्स्ट में एक रूल है कि हमें केवल कितने सेंटेंस लिखने हैं, 1 सेंटेंस, तो हमें इन तीनों को आपस में मिला के क्या करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा। ये 3 अलग अलग फूल हैं, तीनों को साथ में मिला के गुलदस्ता बनाना है। और गुलदस्ता ऐसे नहीं बनता कि जैसे मर्जी पकड़ के रख दिया और तीनों को एक साथ मिला दिया आपने। उसके लिए ग्रामर के रूल लगते हैं, और ग्रामर मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। तो अगले 10 मिनट तक हम थोड़ी बहुत ग्रामर सीखेंगे। मुद्दे की बात है, रटने वाली बात तो ये है कि आपको एक फिक्स स्ट्रक्चर मिल जाएगी, उस स्ट्रक्चर को यूज करना है। क्या हो गया मैम, शेयर लेके जानी है? अच्छा ना भाई, ऐसा ना करो, समझ आ गई कि नहीं? आ जाओ इधर। सो भैया 3 सेंटेंसेस है, तीनों को मिलाना आपको आपस में, और तीनों को मिला के एक बनाना है। अब आसान काम तो ये कि मैं आपको रटी रटाई एक स्ट्रक्चर दे दूं और आप उस स्ट्रक्चर को अच्छे से इस्तेमाल कर लें और आपका स्कोर ठीक ठाक आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर मैं मानता हूं कि हमारी अंग्रेजी में थोड़ी बहुत ग्रामर का बीच में मिश्रण चलता रहना चाहिए। कुछ वर्ड्स ऐसे जो कि सुनने में बड़े तगड़े हैं, बट आप थोड़ा सा पढ़ लें उनके बारे में, तो आपको ये सारा चीज करना थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे आप लोग। मैं जब जब चीजों को रटवाता हूं तो मैंने नोटिस किया कि रटवाने के बाद तीसरे दिन चौथे दिन बच्चों को फिर से दिक्कतें आने लग जाती हैं। पर अगर आपने उसी चीज को समझ रखा हो तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं, और पेपर में आपको भूलता नहीं है। रटी हुई चीज पेपर में स्ट्रेस आएगा ना जब दिमाग के ऊपर, तो आपको समझ ही नहीं आएगा, रटी हुई चीज आपके दिमाग से निकल जाएगी, और आप कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा उतना कम याद आएगा। समझी हुई चीज कभी पूरी जिंदगी आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? तो समझ के चलना है। अब हम यहाँ पे समझने की ट्राई करते हैं, इनको कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होता है। इसको एक बार मैं साफ कर देता हूं। अगले 4-5 मिनट तक मैं समराइज रिटन टेक्स्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं अंग्रेजी की बात कर रहा हूं। अंग्रेजी भाषा को थोड़ा सा देखते हैं अपने। समझ आ रहा सबको, नहीं आ रहा? इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है कि इंग्लिश में 11 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। कितने तरह के सेंटेंस हैं इंग्लिश में? 11। हमें 11 में से मोटे मोटे 3 सीखने। कितने सीखने? 3। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। एक बार दोबारा साथ में आ जाओ, सिंपल। इसके अलावा आगे जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब एक नाम है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, एक साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, सुपर कॉम्प्लेक्स, सुपर कंपाउंड, ऐसे करके 11 है। पर हमें केवल इनमें से 3 सीखने। मैं दोबारा नाम लिख देता हूं। सबसे पहले वाले का नाम क्या आया? सिंपल। दूसरे वाले का नाम क्या आया? और तीसरे का नाम क्या आया? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 3 तरह के सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में। जितने भी सेंटेंसेस है 11 के 11, ये सारे शुरू हमेशा सिंपल सेंटेंस से होते हैं। मतलब 11 के 11 तरह के सेंटेंस बनाने के लिए कौन काम आएगा? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और उसके बारे में एक वर्ब होती है, या फिर एक वर्ब के बारे में एक ऑब्जेक्ट होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपके सेंटेंस आपके सामने कहा, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। कौन पढ़ा रहा है? सब्जेक्ट कौन है और काम क्या है? वर्ब क्या है? एक्शन क्या है? यहाँ पे टीचिंग। ये एक सेंटेंस है, और कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं सर? टीवी देख रहा हूं। सब्जेक्ट कौन है? मैं। और एक्शन क्या है यहाँ पे? टीवी देखना। तो यहाँ पर भी एक सिंपल सेंटेंस है। राम इज ड्रिंकिंग वाटर, राम पानी पी रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? और सर पानी पीना उसका क्या हो गया? एक्शन हो गया। समझ आ रहा है?
कई बार ऐसा होगा सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने किससे कहा ओपन द डोर, वर्ब क्या है ओपन करो, और किसको ओपन करना है ऑब्जेक्ट क्या है डोर को, तो डोर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब छोटे छोटे 12 वर्ड 6 वर्ड 8 वर्ड के ये सेंटेंसेस होते हैं। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? हाँ, सिंपल सेंटेंस कई बार लंबा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस कहा, सुनते रहना, राम इज राइटिंग ए लेटर। ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। समझ आ रहा है क्यों सिंपल है? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट का एक एक्शन हमें बता रखा है। सब्जेक्ट कौन है? राम, और एक्शन क्या है यहाँ पे? राइटिंग ए लेटर, राम का पत्र लिखना। यहाँ पे एक सिंपल सा एक्शन हो गया। पर अगर मैं इस सेंटेंस में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करता जाऊं, राम इज राइटिंग ए लेटर टू सीता इन हिज हाउस अंडर a fan on a table with a pen on a मैं जितना मर्जी लंबा करता जाऊं इस सेंटेंस को, समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? ये भी सिंपल सेंटेंस है। ये अभी भी क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का एक वर्ब है। राम सब्जेक्ट है, वर्ब अभी भी सेम है। वो जो आगे आप लिख रहे हैं वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे बिल्कुल वैसा है कि ये एक ट्रक है और ट्रक के पीछे ये जो पीछे नहीं होते, क्या कहते हैं उसको यार, वट एवर, ट्राला कहते हैं, वटर जो भी है, ये जितने मर्जी है, ट्रेन लगा लो, ट्रेन का इंजन और डब्बे जितने मर्जी हो, पर ट्रेन एक ही काउंट की जाती है। ऐसा नहीं कि 5 डब्बे वाले में को 5 ट्रेन कह देते और 6 डब्बे वाले को 6 ट्रेन कह देते। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? तो यहाँ पे इंजन क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। ये अगर एक है तो पीछे जो मर्जी आ जाए इसको एक सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा। ये बात आपको समझ आई क्या? किस किस को समझ आ गई? हाथ उठाना एक बार। एक सब्जेक्ट की एक वर्ब हो तो उसको एक सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब अंग्रेजी में बाकी जो 10 तरह के सेंटेंसेस हैं उनको बनाने का तरीका क्या है कि आप एक सिंपल सेंटेंस उठाते हैं, आप एक और सिंपल सेंटेंस उठाते हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। आपने इनको किस तरह से कनेक्ट किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसको आप नाम क्या देते हैं। इसको आप कंपाउंड कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सुपर कंपाउंड कहते हैं, सुपर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, कंडीशनल कहते हैं, क्या कहते हैं? मुद्दे की बात है कि सेंटेंस सिंपल ही है और सिंपल ही है, पर अगर आपने उनको ऐसे कनेक्ट कर दिया तो उसका नाम अलग है, अगर आपने उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया तो नाम अलग है, अगर आपने उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया तो नाम अलग है, अगर आपने उसको ऐसे कनेक्ट, समझ आ रहा है? कनेक्ट करने के तरीके से उसका नाम बदल जाएगा। समझ आ रहा? सबको नहीं आ रहा? तो मैं आपको कनेक्ट करने के 2 तरीके सिखाऊंगा, और दोनों बार उसका नाम, एक बार उसका नाम क्या पड़ जाएगा और एक बार उसका नाम क्या पड़ जाएगा। मैं बस आपको कनेक्ट करने का तरीका सिखाना चाहता हूं। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, समराइज रिटन टेक्स्ट अभी भी दिमाग में थोड़ा सा चलता होना चाहिए। देखो मेरे पास 3 सेंटेंसेस हैं, अरे बोलो हाँ या ना। अगर मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं तो ये अब कितने सेंटेंस बन जाएंगे? और ये कितना है? 1 और 1 कितने होते हैं? अगर मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं, अभी सारा कितने बन जाएंगे? हमें बनाने कितने हैं? वही सिखा रहा हूं तुम्हें। समझ आ रहा है कुछ नहीं यार? कनेक्ट करने के तरीके सिखा रहा हूं। सेट हो सारे? अरे आ रहा है क्या समझ कुछ? फिर ठीक। ये सबसे मुश्किल लेक्चर है राइटिंग का। सबसे मुश्किल जो चैप्टर आइल्स में सिखाया जाता है या दुनिया में कहीं भी सिखाया जाता है वो है सेंटेंस फॉर्मेशन। 90% बच्चे जो आइल्स में फेल होते हैं, आपका कोई दोस्त आइल्स कर रहा है, उससे पूछना तो राइटिंग च की दिक्कत होती है, वो कहोगा यार मैडम मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन की कमी दस दी। सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता। और सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है वो आप अभी पढ़ रहे हैं, ये सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा क्योंकि हमारे काम का नहीं है, बट हाँ सेंटेंस फॉर्मेशन इतना ही आसान है, बातों बातों में सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। आप कुछ नहीं लिखेंगे और आपको लिखना आ जाएगा। कितनी मजे की बात है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। आ जाओ, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही बार पढ़ा रहा हूं, तो ये थोड़ा सा समझने वाले टॉपिक है, अच्छे से समझ के रखना। हाँ जी, करें कंटिन्यू। राम इज राइटिंग ए लेटर टू सीता, ये सारा सिंपल सेंटेंस था। इसमें से काम की बात को मैंने उठाया, काम की बात केवल इतनी थी, सब्जेक्ट वर्ब, और ये भी नहीं है सब्जेक्ट वर्ब, और ये मेरा क्या होता है, ये काम की बात है। आप में से किसी ने भी अगर अपने घर पे कभी पेंट करवाया हो तो उसको पता होगा कि पेंट करवाते टाइम 2 चीजें होती हैं, एक होता है बेस और एक होता है पिगमेंट कहते हैं उसको। बेस का मतलब होता है ये प्योर व्हाइट कलर का एक गाढ़ा पेस्ट होता है जो बाल्टी में आता है, 20 लीटर 50 लीटर 30 लीटर की बाल्टी में आता है, ये सस्ता होता है काफी।
पिगमेंट जो है वो बिल्कुल छोटी सी इतनी डब्बी आती है, गुलाबी रंग की, लाल रंग की, नीले रंग की, पीले रंग की, और उस डब्बी को आप उस बाल्टी में मिला दें। गुलाबी रंग की डब्बी है, व्हाइट रंग की बाल्टी है जो कि 20 लीटर की है, डब्बी जो है वो 300 ml की होगी या 200 ml की होगी, वो 300 ml उसमें मिलता है, और सारा का सारा जो रंग है वो कौन सा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। आपको ऑरेंज बनाना है, आप क्या करें, रेड मिलाएं, थोड़ा सा येलो मिला दें, पिगमेंट, दो पिगमेंट मिक्स कर दिए, जो रंग बनेगा वो कौन सा रंग बन जाएगा, ऑरेंज बन जाएगा। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। रंग बनाने के लिए हर बार बेस जो है वो सेम रहता है, बदलता क्या है सर उसमें, पिगमेंट। सिमिलरली सेंटेंस बनाने के लिए बेस जो है वो हमेशा क्या रहता है, सिंपल सेंटेंस, ये बेस है। कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है सिंपल सेंटेंस से बनेगा, पर आपने उसमें कौन सा पिगमेंट, मतलब उनका कनेक्शन कैसा बनाया, इससे डिपेंड करेगा कि फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, वो कंपाउंड निकल के आता है, कॉम्प्लेक्स निकल के आता है। तो मैं अभी आपको दोनों सिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले कंपाउंड की बात कर लेते हैं, लिखेगा कोई भी नहीं, चुपचाप सुनते रहना। कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम ब्रोकन बैट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बैट का मतलब क्रिकेट बैट। अरे खेला कभी क्रिकेट आपने? अगर आपने कभी क्रिकेट खेला हो, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि ये आपका बैट है सर, और बैट में से ये जो है आपका हत्था बाहर आ गया सर? हुआ है क्या कभी ऐसा? अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप थोड़ा सा फेविकोल लगाते हैं, थोड़ा सा फेविकोल यहाँ पे लगाते हैं, अरे बोलो हाँ है ना, और आप इनको आपस में चिपका देते हैं, बैट आपका चिपक जाता है। लकड़ी का बुरादा भी लगाना पड़ता है कई बार। ये कलाकारी सबने कर रखी है, ये कलाकारी किसी कोई ऐसा आज तक नहीं मिला जिसने नहीं कर रखी है। चलो आ जाओ आप भी सामने। सेम काम यहाँ पे, ये ब्रोकन बैट है, आधा हिस्सा ये रहा, सेकंड हिस्सा ये रहा, दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या लगाना पड़ेगा, फेविकोल। क्या लगाना पड़ेगा, फेविकोल। और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए फेविकोल का काम करते हैं फैन बॉयज। कौन काम करते हैं, फैन बॉयज। फैन बॉयज एक्चुअली 7 वर्ड है, एफ से बनता है 4, ए से बनता है, एन से बनता है, बी से बनता है, ओ से बनता है, वाई से बना, एस से बना, फॉर एंड नोर बट और येट सो। ये 7 वर्ड हैं। आप दो सेंटेंस को उठाएं, उनके बीच में इन सातों में से कोई एक लगेगा, उसको लगाएं, साथ में चिपका दें, आपका 2 की जगह पर अब कितने सेंटेंस रेडी हो चुके हैं, सिंगल सेंटेंस, एक सेंटेंस रेडी है। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। राम इज ए बॉय, सीता इज ए गर्ल, राम इज ए बॉय एंड सीता इज ए गर्ल। अब ये एक हो गया। समझ आ रहा है? आई एम ए टीचर, यू आर स्टूडेंट्स, आई एम ए टीचर बट यू आर स्टूडेंट। तो बट लगा के मैंने दोनों को क्या कर दिया, एक कर दिया। समझ आ रहा है? कुछ नहीं। आई एम ए टीचर, आई एम टीचिंग, आई एम ए टीचर सो आई एम टीचिंग, सो आ गया बीच में, दोनों को मिला के क्या कर दिया, एक सेंटेंस बना। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। सातों के अलावा कुछ और नहीं आएगा, 7 है, और 7 में से आपके काम के हैं केवल 3, एंड, बट, सो। हमें 3 ही आते हैं, मुझे खुद कोई 3 आते हैं, मैंने बाकी कभी 4 साल हो गए मुझे ग्रामर, 4.5 साल ही हो गए ग्रामर पढ़ाते हुए, और मैंने 4-5 साल के अपने इस करियर में कभी भी इन बाकियों का इस्तेमाल देखा, सुना जरूर है, पर कभी ना तो किया ना कभी करवाया, जरूरत भी नहीं पड़ती। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। तो हमें केवल इनमें से 2-3 को याद रखना है। क्या आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना आ गया सर? कंपाउंड सेंटेंस का एक ही रूल है, याद रखना, कि जो भी आपको बीच में लगाना है उसको लगाने के लिए लकड़ी का बुरादा भी चाहिए। फेविकोल से काम नहीं चलेगा। आपको एंड लगाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लकड़ी का बुरादा भी चाहिए। लकड़ी का बुरादा यहाँ पे कौन है, कोमा। कोमा और एंड, ये 2 चीजें लगानी पड़ेगी। कोमा और बट, कोमा और सो, कोमा और फोर, कोमा और जो भी लिखना है वो लिखो, पर कोमा के साथ आएगा और कोमा के बाद आएगा, ये याद रखना। आया कुछ समझ के नहीं आया? सर मैंने पहला सेंटेंस लिखा आई हैव ए पेन, दूसरा लिखा सीता डजंट हैव वन, सीता के पास पेन नहीं है। दोनों को कनेक्ट करना चाहता हूं, यहां से हटाओ, और यहाँ पे क्या लगेगा, बट, लेकिन बट से पहले क्या लगेगा। अब ये कितने सेंटेंस लिखे आपके सामने, समझ आ गया सबको? नहीं आया? अरे बोलो हाँ है ना। सेकंड नंबर पे आ जाओ। दूसरे नंबर पे हमें क्या सीखना है, पहले एक बार ये लिख लो। कंपाउंड में क्या लिखना है, कंपाउंड में केवल इतना लिख लो कि ब्रोकन बैट थ्योरी है,
ब्रोकन बैट में पहला, दूसरा, और यहाँ पे एंड की जगह पर ऐसे लिख लेना फैन बॉयज, ये याद रह जाएंगे। खुद ही लिखो एक बार, फिर मैं बता दूंगा, एक बार खुद ट्राई करो, देखते हैं याद रहा कुछ या नहीं रहा। कोई पूछना है किसी को कुछ तो पूछ लो। आप में से कौन कौन इस चीज के फेवर में है कि दोपहर में 1 से 4 बजे तक आपकी प्रैक्टिस क्लास होनी चाहिए? यहाँ पे है कोई? अरे सारे फेवर में आ जाओगे क्या तुम सारे? तुम्हारी शक्लें बता रही हैं कि तुम आओगे नहीं। ऐसा करेंगे ना, अपने हाजिरी का रजिस्टर लगाएंगे, काम ही बड़ा आसान है। जो नहीं आएगा घर पे फोन जाएगा सीधा उसको, भी जे ताड़ा पुत पढ़ता नहीं है, यदि फीस पुट्ठी लै जाओ तो पुत नु भी लै जाओ, घरे बैठाओ इनू। और जब घर पे फोन जाता है ना, तो कितना मर्जी तगड़ा शाहरुख खान हो कोई, रूह कांप जाती है उसकी भी, ये क्या हो गया, घर पे फोन कैसे पहुंच गया। आपको कभी पुलिस वाले पकड़ लेना कुछ उल्टा सीधा करते हुए कहीं पे, पार्क वार्क में कहीं पे भी, तो पुलिस वालों का पहला डायलॉग क्या होता है? सर क्या होता है पुलिस वालों का पहला डायलॉग क्या होता है? पापा का नंबर दो, अपने पापा का नंबर दो, पापा का नंबर। क्योंकि उनको पता होता है भी ये मुझसे डरे ना डरे, पर अपने पापा से जरूर डरता हो। पापा से कौन नहीं डरता है ना? हाँ, वो तो बाप है। बात नहीं, इतना लिखने में इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। लिख लिया? पानी चाहिए किसी को? पानी पीछे भी दे देना, पीछे ट्रांसफर। गुड मॉर्निंग मैम। ऑनलाइन वाले गुड मॉर्निंग कर रहे हैं अभी। चलो बातें नहीं हो गया टाइम अब। लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू करते हैं अभी। अब अगली हेडिंग है हाँ जी, हाँ मैं याद करवा देता हूँ। एफ से दोबारा जो एफ से बनता है फोर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। वाई से येट और एस से सो, तो फैन बॉयज 7 है। फोर एंड नॉर और बट येट सो, मतलब थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, बट और येट सो। अब आ जाओ सामने आ जाओ। जब आपको बनाना पड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है। कॉम्प्लेक्स में जो हम मैग्नेटिक टोए की स्ट्रक्चर यूज करते हैं। मैग्नेट स्पेलिंग गलत नहीं है, ये सही है। अरे मैं स्पेलिंग मैं भी गलत करता हूँ, बहुत गलत होते हैं स्पेलिंग मेरी। अभी रिसेंट पेपर में मेरे टेम्परेचर की स्पेलिंग में गलत लिख के आया था, और 2-3 और भी स्पेलिंग थी जो मैं गलत हो जाती है, इतना कोई पंगा नहीं। आ जाओ, मैग्नेटिक टॉय। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्ट्रक्चर मैग्नेटिक टॉय की तरह होगी। अब देखो इसमें क्या है, कॉपियां फिर बंद कर लो अपनी, नहीं गंदी बात, कॉपी नहीं खोल के रखनी। कॉपी खुली होगी दिमाग बंद रहेगा तुम्हारा। मैग्नेटिक टॉय में भी सेम है, हमें 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है, पर अब की बार हम बीच में फेविकोल नहीं लगाएंगे सर। अगर आपने बीच में फेविकोल लगा दिया तो ये तो कौन सा बन जाएगा, दोबारा कंपाउंड बन जाएगा। अब की बार हम अपने पहले सेंटेंस को इतना अच्छा बना देंगे कुछ इसके साथ यहां पे लिख के, जिससे कि ये इतना ताकतवर हो जाए कि ये एक मैग्नेट की तरह से काम करेगा। आपने कभी वो गेम खेला बचपन में, मान लो ये चुंबक है और चुंबक के साथ मैंने ऐसे एक पिन लगा दी, अब मैं एक दूसरी पिन को उठा के अगर इस पिन के साथ यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये दोनों पिन आपस से चिपक जाएंगी। बोलो हाँ या ना। इन दोनों के बीच में मैंने कोई फेविकोल लगाया नहीं सर, पर फिर भी ये चिपक रही है। क्यों? क्योंकि काम किसका है सारा, इस मैग्नेट का। ये मैग्नेट इतनी ताकतवर है कि इसने इसको पकड़ा, साथ में इसको भी पकड़ना शुरू कर दिया। अब जब ये मैग्नेट के साथ ये पहली पिन आई तो ये पिन में भी मैग्नेट आ गया और इसने इस पिन को, दूसरी पिन को अपने साथ में अटैच कर दिया। समझ आ रहा है? कुछ ही नहीं आ रहा।
सेम यहाँ पे होता है, हम यहाँ पे कुछ ऐसा लगाते हैं जिससे कि ये सारा सेंटेंस मैग्नेटिक बन जाता है और ये पहला सेंटेंस भागा जाता है और उसके साथ जाके क्या कर देता है, चिपक जाता है। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? अब दोनों मिलके एक ना हो जाए इस वजह से बीच में हमें अभी भी क्या लगाना पड़ता है, कॉमा, पर दोनों रहते साथ में हमेशा। ये जो वर्ड शुरू में लिखा जाता है इसको कहा जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या कहा जाता है? सबऑर्डिनेटिंग। ये वर्ड मैं इसलिए बता रहा हूं, अच्छा जो फैन बॉयज आपने लिखे थे इनको कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेटिंग। ग्रामर में आपका फैन बॉयज लिख के सर्च करेंगे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिख के सर्च करना सब कुछ आ जाएगा। पीटी वालों के लिए ग्रामर बिल्कुल वैसा है जैसे कि शेर के लिए घास होता है, भी अपने को कोई लेना देना नहीं है उससे, है ना। पर फिर भी अगर आप में से कोई थोड़ा सा उत्सुक प्राणी है जो थोड़ा सा ज्यादा ग्रामर के ऊपर किताब वगैरह लिखना चाहता है फ्यूचर में, या फिर कुछ प्रोफेसर वगैरह बनना चाहता है कोई है, तो वो पढ़ लेना घर पे जाके। ये टॉपिक है कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, और यहाँ पे कौन सा पढ़ाया मैंने? सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग, अच्छा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने थे? 7 थे। पढ़ाए आपको या नहीं पढ़ाए? सबऑर्डिनेटिंग कितने? 32 के आसपास है, लिमिट नहीं है, 32 से 62 भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं, मैंने 32 ही आज तक गिने। हमें 32 में से केवल 2 से काम है, एक तो है ऑल्दो और दूसरे का नाम है, अरे क्या नाम है इसका, बिकॉज, बिकॉज पता नहीं क्या नाम है, बिकॉज ही क्या, मैं बिकॉज ही कहता हूँ भैया, मेरा बिकॉज है। आ जाओ साथ में, आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ा दूं। बिकॉज, ये बात है करने वाली, बिकॉज आपको लिखना है, बोलना नहीं है, बोलने वाला होगा मैं बुलवा लूंगा अपने आप, चिंता मत करो। अब यहाँ पे इस वर्ड को आपको शुरू में रखना है, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों साथ में मत रख देना कि सर मैं ज्यादा तगड़ा बनाने के लिए दोनों साथ में रख सकता हूँ, चुंबक तगड़ी लगा देते हैं ना, तगड़ी नहीं लगानी, माड़ी लगानी, सिंपल लगानी। दोनों में से एक को रख दिया शुरू में, और जब आपने पहले सेंटेंस को स्टार्टिंग में रखा, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस यहाँ पे अपने आप ही साथ में आ जाएगा, और इनको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा? फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। चलो मैंने यहाँ पे आपके सामने एक सेंटेंस रखा, आई हैव ए पेन, सीता डजंट हैव वन। तो मैं यहाँ पर शुरू में एक वर्ड अगर मैं लिख देता हूं, ऑल्दो आई हैव ए पेन, कोमा सीता डजंट हैव वन, तो ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है। आपको ऑल्दो की फीलिंग उतने अच्छे से आती नहीं, हम इंडियंस ऑल्दो को इतना इस्तेमाल नहीं करते, पर आपको एक वर्ड की फीलिंग बड़े अच्छे से आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, एक सेंटेंस कहा, माई मदर इज ए टीचर, फुल स्टॉप, शी टीचर्स मी एट होम। दिख रहा है क्या ऑनलाइन वालों? हाँ ठीक है। माई मदर इज ए टीचर, शी टीचर्स मी एट होम। मेरी मम्मी एक अध्यापिका है, वो मुझे घर पे पढ़ाती है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। बताओ मैं बीच में अगर कुछ लिखना चाहूं तो इन फैन बॉयज में से कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे? बहुत अच्छा जवाब आया। सो मेरी माता जी एक अध्यापक हैं, इस वजह से वो मुझे घर पे पढ़ाती हैं, तो यहाँ पे बीच में क्या आ सकता था? सो आ सकता था, मैंने सो लिखा। क्या ये ठीक हो गया सर? नहीं सर, अभी ठीक नहीं है। ठीक करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? कोमा लगाना पड़ेगा। बट मान लो मेरे मन में इच्छा आई कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं कनेक्ट करना चाहता, मैं इसको शुरू में कुछ लिख के कनेक्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे शुरू में एक वर्ड आएगा, आपको अभी पता नहीं है बट धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। बिकॉज। अब पढ़ के देखो सेंटेंस का मतलब क्या बन रहा है। बिकॉज माई मदर इज ए टीचर, शी टीचर्स मी एट होम। तो ये जो सेंटेंस है ये होता है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मेरी माता जी एक टीचर है, वो मुझे घर पे पढ़ाती हैं, तो ये जो है ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ आ गया कुछ नहीं है? सेट हो सारे? हमें 2 वर्ड उठाने, बिकॉज और एक कौन सा है? ऑल्दो। ये 2 वर्ड याद रखने हैं। पर मेरी आप सबसे एक लास्ट विनती है, एक आखिरी, इससे पहले कि आप कुछ लिखना स्टार्ट करें, एक आखिरी लेसन में आपसे सुनाना चाहता हूं। कैसा रहेगा अगर मैं इस मैग्नेट को उठाता हूं, उसके साथ मैंने एक पिन को कनेक्ट कर दिया, और फिर मैंने एक दूसरी पिन के ऊपर काफी सारी फेविकोल लगा के इसके साथ कनेक्ट कर दिया। क्या मैं अपने आप को अकलमंद प्राणी कह सकता हूं अगर मैं ऐसा करूं? क्या जरूरत है भैया, यहाँ तो मैग्नेट ही हटा दो। अगर फेविकोल लगानी तो मैग्नेट हटाओ, अगर मैग्नेट लगानी तो फेविकोल हटाओ। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? पर आप सब ये करते हैं, आप सब क्या करते हैं? बिकॉज माई मदर इज ए टीचर, सो शी टीचर्स मी एट होम। आपको समझ आया यहाँ पे गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि आपके आधे लक्षण तो हैं कॉम्प्लेक्स वाले, आधे लक्षण है कंपाउंड वाले। बना ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं और बना ये कंपाउंड भी नहीं, बना कुछ भी नहीं है। ये गलत सेंटेंस बन गया। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? समझ आ रहा है सर आप तीनों को या नहीं आ रहा? मुझे आप तीनों की बड़ी चिंता हो रही है।
मुझे ऐसा लग रहा है आप तीनों में से कोई उठा के, अभी बीच में रिवाज चला था जूता फेंकने का, ऐसे ना कि कोई नेता भाषण दे रहा है जूता फेंक देते थे उठा के। बाकी जो है इनके चेहरे बता रहे हैं कि इनको समझ आ रहा है। आप तीनों पहला दिन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा अपने में वो प्यार बन नहीं पाया, अभी थोड़ा लगेगा समझ। चलो कोई बात नहीं, बन जाएगा, प्यार आता है, मुझे बनाना आता है, कोई चक्कर नहीं। अब लिख लो इसको, क्या मैं तो क्या बताऊं फिर आपको, सबऑर्डिनेटिंग दो है और इनको कोमा से कनेक्ट करना है, दैट्स ऑल, लिख लो। अब इसके बाद आते हैं, अभी तक समराइज रिटन टेक्स्ट नहीं आया, अब आएगा, तो ये जल्दी से लिख लो। हाँ जी, हाँ वो अभी मैं बता रहा हूँ, सब आएगा, डोंट वरी। किसी ने कुछ पूछना है? जब आप लिखो ना तो लिखते टाइम ये ध्यान रखो, कोशिश करो बिना देखे आप लिख पाओ चीजों को। आपको समझाने में सिखाने में कोई कसर होती नहीं है, तो मेरे ख्याल से बिना देखे भी आप लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा एफर्ट थोड़ा सा शिद्दत से करें तो। हाँ जी, कोई पूछ रहा है क्या कुछ? बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं। आ जाओ, छोड़ो, बस हो गया टाइम तुम्हारा। अभी तक आपने सीखा, आ जाओ सामने, आ जाओ, सारे कॉपियां फिर से बंद, वंस अगेन। जब तक कॉपी खुली है दिमाग बंद है तुम्हारा। आओ साथ में आओ सारे। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड सेंटेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दो तरह के सेंटेंसेस हैं, दोनों बनाने के लिए हमें जरूरत सिंपल सेंटेंस की पड़ेगी। सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अब कहने को इसमें इतनी बातें, मैं दो चीजों को पढ़ाने में आपको 4 दिन का समय लगवा सकता हूँ। 100 चीजें, एग्जाम्पल आ सकते हैं, ये वो बहुत सारे। अभी कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग में मैंने आपको 2 लिखा है, ऐसे 32 होते हैं, तो मैं बाकियों के बारे में बात करके आपका समय और एफर्ट दोनों बर्बाद नहीं करना चाहता। तो आप लोग इसके बारे में, अगर आपको इच्छा है पढ़ने की थोड़ी और, तो आप खुद घर पे पढ़ लेना आज शाम में जाके, समझ आ रहा है? कुछ भी सर्च कर लेना, कॉम्प्लेक्स कर लेना, चाहे आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कर लेना, जो मर्जी लिख के सर्च कर लेना, आपको सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। अब ये बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि, चलो मैं, छोड़ो, मेरा मन कर रहा है मैं चीजें बताऊं, बट मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं उस तरफ ले गया ना तो फिर ये क्लास 15-20 मिनट और लंबी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। तो अब अपने आते हैं पीटी की तरफ, थोड़ा है ना, वापस आते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट पे आते हैं। अभी हम ग्रामर सीख चुके हैं जितनी हमें चाहिए, इसके अलावा ग्रामर और है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्रामर अगर एक समंदर है, तो अभी अपने एक बाल्टी भर के ग्रामर सीखी है, अभी बहुत बाकी है, तो आप खुद पढ़ सकते हैं उसके बारे में। फिलहाल एक बार कंटिन्यू करते हैं, और मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस को एक बनाने की विधि जो है, जो फाइनल हमारा आज की क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव था, वहां तक पहुंचते हैं अपने। हम आज सब यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, आपने कभी नेताजी भाषण सुने, वैसे होते हैं, तो हम आप आज सब जो इकट्ठे हुए हैं वो इस चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं। आ जाओ, 3 सेंटेंसेस हैं, तीनों को एक बनाते हैं। कैसा रहेगा, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। कैसा रहेगा अगर मैं इन दोनों, पहले दोनों को देखो, अब जो मैं बनाने वाला हूं ये एक्चुअली में चौथे तरह का सेंटेंस है। सिखाए मैंने आपको 3 है, पर मैं बनाता पेपर में मैं चौथे अलग तरह का बनाता हूं। पर अगर आपने पहले तीनों को अच्छे से सीखा तो चौथा आपके लिए पीस ऑफ केक होगा। मतलब बड़ा आसान सा है, केक वो क्या आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा वो देखते हैं।
सबसे पहले इस सेंटेंस का जो मैं बनाने वाला हूं इसका नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। जो नंबर 4 पे है इसका नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ये कैसे बनता है देख लो। सबसे पहले इन दोनों को आपस में कनेक्ट करो, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सा सेंटेंस बना देना इनको, कॉम्प्लेक्स। समझ आ रहा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम बीच में कुछ नहीं लगाते। कॉम्प्लेक्स के लिए हम शुरू में क्या लगा देते हैं, कुछ मैग्नेट लगाते हैं जिससे कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। बोलो हाँ है ना? अगर पहला और दूसरा सेंटेंस आपस में जुड़ गए तो ये एक लंबा सा एक सेंटेंस हो जाएगा, और इधर एक और सेंटेंस पड़ा है मेरे पास। अरे बोलो हाँ है ना? आप समझदार हैं यार, आपको सारी फिल्म ही समझ आ गई। बोलो हाँ है ना? अब इन दोनों का आपस में कैसे बना देंगे, कंपाउंड। कंपाउंड के लिए कोमा के साथ क्या आ जाता है, कुछ ना कुछ आ जाए, एंड या बट आएगा, तो ये जो पूरा बन जाएगा माल, इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? अब मैं पहले ये बता दूं कि इस मेथड को करने का फायदा क्या है। इस मेथड को करने का फायदा ये है कि ये सिंपल सेंटेंस का लेवल है, ये कंपाउंड का, ये कॉम्प्लेक्स का, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का लेवल है वो छत से भी बाहर है। मतलब अगर मैं पूछूं, जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनसे भी पूछूं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बना के दिखा दो, बना के दिखा दो, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। आपको बनाना आता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लोगों को नाम ही नहीं पता कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। तो ये अल्टीमेट जो एक लेवल है ना ग्रामर का, वहां का ये सेंटेंस है, और यहां तक बहुत कम लोगों को पहुंचने की वो है, अलाउड है। बहुत कम लोग यहां तक पहुंचते हैं। आपको ये आता है, आपको ये पता है। अब हम इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, हम पेपर में चाहे, तभी मैं कह रहा था 3 सेंटेंस, क्योंकि 2 सेंटेंस अगर आपके पास हुए ना तो 2 में या तो कंपाउंड बनाओगे या कॉम्प्लेक्स बनाओगे, पर 3 हुए तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, जो कि सबसे अल्टीमेट लेवल आ गया। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? अरे बोलो यार। सेकंड, एक और बात ध्यान रखें, इनको कनेक्ट करने के कुछ और मेथड भी हैं। एक बड़ा आसान सा तरीका जो बच्चों को सिखाया जाता है वो ये है कि आप यहां पर सेमीकोलन लगा दें और यहां पर भी सेमीकोलन लगा दें, और आप इनको इस तरह से कनेक्ट कर दें। सेमीकोलन के बाद कुछ लिख देना जिससे कनेक्ट हो जाएंगे। सेमीकोलन से आप 2 सेंटेंसेस को एक बना सकते हैं, बट ये कैसा रहेगा, देखो मैं आपको एक छोटा सा खेल बताता हूं। ये बिल्कुल वैसा है, और ये सच में वैसा है कि मैंने आपको थोड़ा सा आटा दिया और थोड़ा सा मैंने पानी दिया, और मैंने आपको कहा कि इन दोनों को एक बना के दिखाओ, आटा गूंद के दिखाओ मुझे। और आप मेरे पास क्या करके लाते हैं, आटा लेके आते हैं, उसमें पानी डाल के ले, ये लो सर चक्को हो गया। आटा अलग है, पानी अलग है, आटा अलग है, पानी अलग है, दोनों को अगर आपने एक नहीं बनाया, ये कहीं ना कहीं मुझे ये शो करता है कि आपकी राइटिंग की एबिलिटीज कुछ खास अच्छी नहीं है। मतलब आपने हाथ ही खड़े कर दिए, सर मेरे से नहीं होता, दोनों आपने मुझे एक ही काम दिया था। आई हैड ओनली वन जॉब टू डू, कि सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में लिखना है। डू यू थिंक कि पीटी ने जब ये शर्त बनाई होगी कि आपको एक सेंटेंस में समरी लिखनी है, तो उन्होंने इसलिए बनाई होगी कि आप क्या करना, आप 3 ही लिख देना, बीच में सेमीकोलन लगा देना? नहीं, उन्होंने इसलिए बनाया था कि आप हमें शो करो कि क्या आप 3 को एक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? 3 को एक ऐसे नहीं बनाया, ये अभी भी 3 अलग अलग सेंटेंसेस हैं, बस आपने उसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। इससे तो अच्छा था आप कोमा लगा देते, वो भी आसान था, फिर तो आप कनेक्ट तो कर रहे हैं, कनेक्ट तो हो जाएंगे कोमा से भी, बट नंबर नहीं आएंगे राइटिंग में। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? तो कनेक्ट करने का तरीका ये नहीं होता कि सर ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा बीच में, ये आप अपने आप एडजस्ट कर लेना, जैसे मर्जी देख लेना। कनेक्ट करने का तरीका या तो कंपाउंड बनाओ या कॉम्प्लेक्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर बनाओ तो सही यार, मत्था तो मारो। आप कुछ बना ही नहीं रहे, आप तो आधा अधूरा छोड़ के आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और गधों वाली हरकत है, कई बच्चे यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, इससे पहले ऑल्दो लगा देते हैं। अब ये भी गलती है, देखो थोड़ा ध्यान से। अगर आपने यहां पर ऑल्दो लिखा, दैट मींस कि आपने मैग्नेट लगा दिया, तो मैग्नेट के बाद दूसरा सेंटेंस कनेक्ट होके रहेगा यहाँ पे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही सेंटेंस आए। आज जाके घर पे सर्च करना यूज ऑफ ऑल्दो इन ए सेंटेंस। अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में ऑल्दो आ गया, 10 करोड़ सेंटेंस इंटरनेट पे पढ़े होंगे, 10 के 10 करोड़ सेंटेंसेस को पढ़ना, बीच में हमेशा कोमा आएगा, कोमा के बाद दूसरा हाफ आएगा, ऑल्दो दिस कोमा दिस, ऐसे चलेगा। एक सेंटेंस ढूंढ के ले आना कि सर देखो इसमें कोमा नहीं आ रहा, और मैं मान जाऊंगा कि मुझे ग्रामर नहीं आती, बट ऐसा एक भी सेंटेंस हो गई नहीं। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? और आप एक्चुअली में ऐसे सेंटेंस लिख के आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑल्दो दिस, फिर बात ही खत्म कर दी आपने। सेमीकोलन का मतलब ये बात, हमें ये नहीं करना। सेमीकोलन का थोड़ा सा ध्यान रखना कि सेमीकोलन का मतलब आपने अपने हाथ ऊपर कर दिए, सर मेरे से नहीं हो रहा। और सेकंड, अगर सेमीकोलन लगाना जिनको फिर भी ठीक लग रहा है तो ऑल्दो मत लिखा करो भैया।
अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया था, पर अब आप वापस उनके ऊपर अत्याचार करते हैं जब आप अंग्रेजी लैंग्वेज की ऐसी तैसी करते हैं ऐसे। तो ये अत्याचार अब मत करो, मेरे से नहीं देखा जाता है ना, हमसे ना हो पाएगा सर, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे। तो प्लीज आप लोग भी इस चीज को संभालें। करना क्या है, पहला सेंटेंस से पहले क्या लिखो, ऑल्दो पहला सेंटेंस, कोमा दूसरा सेंटेंस, कोमा एंड या कोमा बट और तीसरा सेंटेंस। सेट हो सारे? अरे हाँ है ना। ये जो पहला वाला डब्बा है ये बना कॉम्प्लेक्स, ये जो दूसरा वाला डब्बा है ये बना कंपाउंड, नाम हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हाँ भाई सही हो सारे? कोई सवाल किसी का? हाँ जी सर। कलेक्शन ये वाला, ये कल पढ़ाया था मैम ने। रिपीट सर अभी ऐसे कैसे? कल जो पढ़ाया वो दोबारा ऐसे तो फिर अपने इसी पे रह जाएंगे। अब क्लास ले लेना, कल वाली क्लास रिकॉर्डेड है, पूछ लेना। कल आए नहीं थे आप? नहीं, फिर क्या करे, देखो छुट्टी करोगे तो ऐसे ही होगा, फिर नुकसान पड़ेगा इसका। हाँ भाई वापिस आ जाओ सारे, इधर आ जाओ सामने। अब सुनो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम बड़ा आसान है वैसे तो। आपको 3 सेंटेंसेस को उठाना और तीनों आपस में कनेक्ट करना। हर बार शुरू में क्या लिखना है, ऑल्दो, और हर बार बीच में यहाँ पे एंड से काम चल जाएगा वैसे तो तुम्हारा। पर मैं चाहता हूं कि अभी भी एक लेवल और है, एक आखिरी सीढ़ी और है जहां पे मैं पहुंचाना चाहता हूं। जहां तक अपने आए यहां तक कोई नहीं आता, जहां तक अपने हैं यहां तक कोई नहीं आता, बट खत्म ही करने के लिए सब खेल ही, मतलब सिरा ही करने के लिए एक आखिरी लेवल और पढ़ लो। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? तुम मना करके तो देखो, मैं बताऊं तुम्हें, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे सलाह मांग रहा हूं भी पढ़ना कि नहीं पढ़ना? पहले इतना नोट कर लो, हेडिंग डाल लो सारे, कनेक्शन, कनेक्शन में लिखना ऑल्दो पहला सेंटेंस, कोमा दूसरा सेंटेंस एंड तीसरा सेंटेंस। ये बड़ा बड़ा लिख लेना। ऑल्दो की स्पेलिंग ध्यान रखना, कई बच्चे ओल थॉट लिख लेते हैं, टी लिख देते हैं लास्ट में। मिटा दो इसको। अरे लिख लिया क्या? पीछे वाले उधर सेट हो सारे? हाँ ठीक। पीछे वालों की शक्लें नहीं दिखती, छुप के बैठे रहते हैं सारा दिन ये। फिर बाहर से कोई आके बताता सर ये कुर्सी के साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये जो है हरकतें तुम्हारी, सुधारो इनको। आज जो आखिरी लेवल है, आखिरी लेवल का नाम है पोलैरिटी। पोलैरिटी हिंदी में कहें तो हिंदी में इसको कहा जाएगा ध्रुवता, ध्रुव। दुनिया में 2 ध्रुव है, एक ऊपर है एक नीचे, उसका नाम है नॉर्थ पोल, नीचे वाले का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो सेम इसी तरह से सेंटेंसेस के भी 2 ध्रुव होते हैं। कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, कुछ सेंटेंसेस जो है नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। मैं एक पॉजिटिव सेंटेंस आपके सामने बोलता हूं। मैंने कहा भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबको अकल दे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है कि यार अब मैं नेगेटिव बोलूंगा फिर गंदा लगेगा मुझे। मैं इतना पॉजिटिव आदमी, मेरे मुंह से नेगेटिव निकलता ही नहीं है, गालियां निकलती हैं सीधी, नेगेटिव नहीं निकल। चलो छोड़ो, मैं नेगेटिव बोलता हूँ कुछ, है ना। नेगेटिव हो सकता है जैसे कि काश ये पंखा नीचे गिर जाए, एक आधे का सिर फट जाए, ये नेगेटिव सेंटेंस। पता चल गया वो बेचारा नीचे बैठा और डर गया, है ना, वो उसके होश उड़ के भी कमाल है, आज तो खत्म ही हो गया मैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस होता है जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं बहुत स्वस्थ हूं। नेगेटिव होता है जिसमें मैं कहूं मुझे बहुत तगड़ी तगड़ी बीमारियां लगी हुई हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अरे कमाल, क्या कर रहे हो मैम? चलो आ जाओ, देखो नेगेटिव होने लगे काम। मैं नेगेटिव बोलता हूँ, नेगेटिव काम हो, कोई गिर रहा है कोई पढ़ रहा है, ये होने लगे। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस आ जाओ। मैंने एक सेकंड, आप बताएंगे नेगेटिव है कि पॉजिटिव। मैंने कहा भारत के ऊपर एक आतंकवादी हमला हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव? पुलिस ने 1 घंटे में सारे आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस ने
4 निर्दोष लोगों को भी मार दिया, आतंकवादी ने 200 लोगों की जान ले ली। सर मेरा बार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। अब बाहर बढ़ना, बीमारियां आएंगी ऑब्वियसली। मैं रोजाना जिम जाता हूं। सर मैंने कहा मुझे लिखना नहीं आता। मेरे पीटी में 7 बैंड आए हैं, मेरे पीटी में 3 बैंड आए हैं। ये नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क आपको पता। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, सुन लो पहले, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें समझ नहीं आएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव। मैं भारत में रहता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव है। अब फंस गए सर, अब फंस गए कि क्या बोले, नेगेटिव बोले तो फंसे, पॉजिटिव बोले तो फिर बाहर क्यों जा रहे हो, है ना। तो मतलब ये सवाल, ये दो धारी तलवार है। ये एक्चुअली में ये सेंटेंस नहीं था, ये एक फैक्ट है। फैक्ट का मतलब ये जानकारी है, और जानकारियां हमेशा पॉजिटिव होती हैं, याद रख लेना। मैं कहूं कि मेरी हाइट इतनी है, मेरा भार इतना है, मैं इतने साल का हूं। अब कोई बंदा कहे मैं 45 साल का हूं, ये नेगेटिव है। वो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये बात है कि वो इतने साल का है, समझ आ रहा है। इस क्लास में इतने बच्चे बैठे, ये फैक्ट है एक। तो ये जितने भी बच्चे बैठे इनका नंबर बताना, ये फैक्ट है। और फैक्ट हमेशा कैसे रखने, याद रख लेना, पॉजिटिव। समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। मैं कहूं मेरा फेवरेट रंग गुलाबी है, गुलाबी नहीं है वैसे, मेरा फेवरेट रंग नीला है। तुम कुछ और ही समझ लोगे, नहीं था ना। चलो आ जाओ सर, मुझे सब पता है, इधर आ जाओ। मेरा फेवरेट रंग नीला है, तो नीला रंग अगर मेरा फेवरेट है तो ये फैक्ट है, और फैक्ट है तो ये पॉजिटिव है। समझ आ गया, कुछ नहीं है। अब आओ, अगर आपके सामने कभी भी एक पॉजिटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को कनेक्ट करने का मौका आए, तो ये दोनों एक्चुअली में एक दूसरे को काउंटर करते हैं। ये पहला अलग बात कर रहा है, ये उल्टी बात कर रहा है। जैसे मान लो मैंने कहा कि भारत पर आतंकवादी हमला हुआ, पुलिस ने आतंकवादियों को 1 घंटे में मार गिराया। आतंकवादी हमला होना कैसी बात है, मार गिराना, समझ आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, भारत पर आतंकवादी हमला हुआ पर किसी की भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल गिरा दी। अच्छा ये बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव? गधो नेगेटिव बात है ये, किसी के ऊपर मिसाइल गिराना ये नेगेटिव, गंदी बात होती है, ये नेगेटिव बात है। पाकिस्तान में कोई नुकसान नहीं होता, ये कैसी बात होगी, पॉजिटिव बात होगी। ये कैसी बात होगी, पॉजिटिव बात होगी। आपको पता है सच में मिसाइल गिराए थे अभी रिसेंटली, भारत ने एक मिसाइल लॉन्च कर। इसमें क्या है देखो, पंगा वहीं पे वापस उल्टा पुल्टा सीधा। अभी दुनिया में एक बड़ा तगड़ा युद्ध चल रहा है। किसका युद्ध चल रहा है? रूस और भैया, इन दोनों का आपस में तगड़ा पंगा चल रहा है। अभी रूस अलग है, यूक्रेन अलग है, और दोनों में ताबड़तोड़, मतलब दुनिया एक तरफ कर दी इन्होंने, दोनों ने मिलके। रूस है वो डरता ही नहीं किसी से, बंदे को बनना हो तो व्लादिमीर पुतिन जैसा बनना चाहिए ना, उसको कोई परवाह ही नहीं, वो कहता भैया जैसे मर्जी आ जाओ। डेयर, 3 चीजें हैं जो मेरे ख्याल से किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाती हैं। पहला है कि डेयरनेस, की डर नहीं है भैया, जो मर्जी हो जाए, रिस्क लेने की जिसमें क्षमता होती है। दूसरा होता है अपने ऊपर विश्वास, कि मैं जो करता हूं मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता, मैं सबसे तगड़ा हूं। और तीसरा होता है हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसिस्टेंस, की बार बार मेहनत करते रहना, बार बार लगातार मेहनत करते। पुतिन 5 बजे उठता है, सब 4-5 बजे उठ के जिम जाने वाला बंदा है, उसकी उम्र 65 साल है। अभी पिछले साल जनवरी महीने में उसको एक टेस्ट करना था, मैं पढ़ रहा था कुछ समय पहले उनके बारे में। आपकी उसको क्या कहते हैं यार, शरीर की ताकत होती है बीमारियों से, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी का टेस्ट होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि -55 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा पानी होता है, उस ठंडे पानी के अंदर 3 मिनट तक बैठना होता है आपको। 3 मिनट तक -55 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा, मतलब बर्फ से भी ठंडा, बर्फ 0 डिग्री भी होती है, -55 पे बंदा जम जाता है। तो वो 65 साल का वो बुढ़ा वो उसमें चला गया। और अपने गांव में 65 साल वाले जो हैं, अपने अगर ठंड हो जाती ना तो अपने अलाव जगह जगह के रखते हैं भी कहीं ये लुढ़क ना जाए, मर ना जाए रात रात में ना, अपने सेका देते हैं उनको, रजाइयां उड़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। टेस्ट किया, उसका टेस्ट पास हो गया, सक्सेसफुल है, मतलब उसकी इम्यूनिटी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बंदा, उसके पास ये तीनों चीजें हैं, डेयरनेस है उसके पास, खुद पर विश्वास है, अपने देश पर विश्वास है, आर्मी पर विश्वास है, और तीसरा वो डरता नहीं है किसी, हार्ड वर्क है उसके पास, वो मेहनत पे विश्वास करता है। तो पुतिन जो है उसका हिसाब, अच्छा मैं आपको ये बात कहां से स्टार्ट कहां से हुई
कि भारत के ऊपर अभी दबाव ये था कि भारत को इसके ऊपर कोई कमेंट करना था। अब चक्कर ये है, देखो इसके पीछे भी रीजन, ऐसे बातों बातों में बातें आती हैं। रीजन ये हुआ कि ये रहा यूक्रेन, ये रहा इसके साथ कौन है, रशिया, इन दोनों की लड़ाई चल रही है। भारत को दोनों में से किसी एक का साथ देना पड़ेगा। अगर भारत यूक्रेन का साथ देता, यूक्रेन मीन्स अभी फिलहाल यूएस है ना, यूक्रेन का मतलब अपना अमेरिका हो गया। अगर इसका साथ देता तो किसके साथ संबंध खराब हो रहे हैं, इसके साथ भी। तू उसके साथ कैसा हो गया, अभी तक तो मैं साथ करता तेरा। अगर भारत इसके साथ जाता है तो फिर किसके साथ खराब हो रहे हैं, उधर। तो ऐसे में सबसे अच्छी सलाह क्या होती है, जब गांव में दो घरों में ब्याह हो और दोनों से अपनी ठीक ठाक बनती है। अब मैं एक के घर पे जाऊंगा तो दूसरा तो क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो ऐसे मौके से बचने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप खुद अपने घर में ब्याह रख लो। साढ़े तो आपदे आ गया जी फंक्शन होना सी की करी, हूं तो किते भी नहीं जाना। इन्होंने क्या किया, अपने वाले तेज बहुत हैं, इन्होंने पाकिस्तान से पंगा ले लिया जाके। ये रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। आप अगर थोड़ा सा भी वर्ड पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। मिसाइल गिरी नहीं थी, मिसाइल ऐसे गिर जाती है क्या, ऐसे कोई बटन है कि मैं चलता आ रहा हूं यार बटन दब गया मिसाइल चल गया, ऐसे होता है? ऐसे होता है? मिसाइल ऐसे नहीं छूटती, मिसाइल छोड़ी जाती है। हाँ, मिसाइल ऐसे नहीं छूटती कि हाँ ठीक है मैं जा रहा था सर, गिलास था, गिलास गिर गया पानी का, मिसाइल निकल गई। ऐसे तो फिर दुनिया तबाह हो जाए, मिसाइल ऐसे छूटे तो ये अब पाकिस्तान को ये बात रड़क गई कि ऐसे कैसे मिसाइलें छोड़ रहे हैं हम पे। इन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मुद्दा उठा दिया यूएनओ के सामने। अभी इसके ऊपर भी डिबेट चल रही है, पिटीशन साइन हो रहे हैं कि भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। द पॉइंट इज कि लड़ाई होगी भारत की आपस में। अब वो कह रहे हैं कि आप बयान दो, इसको रोको, इसको रोको। यूएस इधर से कह रहा है, रशिया उधर से कह रहा है, अपने वाले कह रहे हैं साडा तो आपदा मसला पिया यार, ताडे ते की बयान दी, पहले साडे वाला सुलटे। समझ आ रहा है, कुछ ही नहीं आ रहा। और मुद्दा क्या है कि ये मामला ये जिठा है, ये पाकिस्तान क्या है, 2 दिन ऐसे चलेगा शांत, तब तक ये भी मामला शांत। अल्टीमेटली होना शांत ही है, लड़ाइयां कभी खत्म, कभी ना कभी तो खत्म होगी। तो ये बड़ी अच्छी राजनीति है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस तरह से काम करती है कि कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है और कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है। तो यहाँ पे भारत ने मिसाइलें गिराई है सर, तो आप भी थोड़ा बच के रहना, पाकिस्तान से मिसाइलें आ सकते हैं, कभी खाली आएंगी वैसे तो। आ जाओ इधर, आ जाओ वापस। भारत ने पाकिस्तान पे मिसाइल गिराई, पॉजिटिव बात है। अब समझ आया कि ये तो एक पॉजिटिव बात होगी सर। और सेकंड है कि किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ऐसे जो सेंटेंसेस हैं जो दोनों पॉजिटिव है, इनको कहा जाता है सपोर्ट। ये सेंटेंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये वाले एक दूसरे को क्या करते हैं सर, अभी बताया था, काउंटर करते हैं। सपोर्ट और काउंटर में बड़ा फर्क है, दोनों को ध्यान से समझना। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, बात को खत्म करते हैं। लास्ट लेसन ऑफ द डे वो ये है कि 3 सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है। पहले दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहां पे कोमा आएगा और यहां पे या तो आएगा ऑल्दो, या फिर क्या आ सकता है, बिकॉज आ सकता है। ऑल्दो तब लिखना जब काउंटर करना पड़े, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाए, या फिर नेगेटिव के साथ क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। और बिकॉज तब लिखना जब सपोर्ट करना नेगेटिव के साथ नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव के साथ क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। समझ आया, कुछ नहीं आया? सिमिलरली यहां पे भी 2 ऑप्शन है, कोमा के बाद या तो एंड आएगा या फिर कोमा के बाद क्या आएगा। अब एंड तब आएगा जब आप, मैं उल्टा कर देता हूं थोड़ा ताकि आसान रहे, ऊपर बट लिख लो। समझ आ ही गया होगा आपको मैं क्या कह रहा हूं। अगर काउंटर करना पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव तो बट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या आएगा, एंड आएगा। समझ आया, कुछ नहीं है? आपको पोलैरिटी चेक एंड पोलैरिटी 3 बार चेक करना है। तीनों बार चेक करने के बाद, पीछे वाले बातें नहीं सर, इधर पीछे वाले येलो बातें नहीं, इधर आ जाओ। दोनों ने एक जैसी टी शर्ट और पहन रखी, इन्होंने शादी करवाने का प्लान है क्या तुम्हारा आपस में? मैचिंग करके आते हो यहाँ पे। करो, लिखो इसको जल्दी। अब नहीं पहन के आए, आज के बाद ये कभी मैचिंग टी शर्ट नहीं पहन के आएंगे। थैंक यू।
अब इसकी प्रैक्टिस भी करनी है दोपहर में, तुम लोगों को करनी, मंडे से मैं करवा दूं। हाँ जी सर, पूछना कुछ? जी। हाँ जी, हाँ एंड आएगा, मैं अभी करवाऊंगा, एग्जाम्पल हो जाएगा क्लियर। बातें नहीं, मिटा दो इसको। मिटाना तो क्यों है, अपने एग्जाम्पल करने हैं 2-3, आपको ऊपर ही लिख लेते हैं, अपने कोई चक्कर ही नहीं। लिख लो सारे साथ में। पुतिन पास द इम्यूनिटी टेस्ट। पुतिन को जानते हैं आप सारे, व्लादिमीर पुतिन है ना। फुल स्टॉप, सेकंड लिख लो कि ही इज इल, अच्छा फुल स्टॉप, he is emotionally very strong. He is emotionally very strong. मैं रिपीट करता हूं तीनों। पुतिन पास द इम्यूनिटी टेस्ट, ही इज वेरी इल, ही इज इल, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। पहले पोलैरिटी चेक करो, सबसे पहला काम है। 3 सेंटेंसेस एक बार, आपको बड़े सेंटेंसेस मिलेंगे पेपर में, बट अपने सीखना यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। लर्निंग प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होगा। आ जाओ साथ में, आ जाओ सारे। कर लिया आपने चेक, को ऑलरेडी हो गया होगा। पहला, कोई बंदा अगर अपना टेस्ट पास करता अच्छी बात होती, बोलो हाँ या ना। बीमार होना हमेशा और इमोशनल स्ट्रॉन्ग होना कैसी बात है, पॉजिटिव बात है। आ जाओ साथ में, आ जाओ। पहले दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा ऑल दो। क्या आएगा? ऑल दो। ऑल दो पुतिन पास द इम्यूनिटी टेस्ट, ही इज वेरी इल। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? अगेन बट आएगा, बट ही इज इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? सेकंड आ जाओ, मान लो कि यहां पर मैं लिख देता पुतिन फेल्ड द टेस्ट, पास की जगह पर मान लो एक बार क्या आ जाता? फेल्ड आ जाता। अब बताओ पहला सेंटेंस कैसा होता? तो यहां पे क्या आता? बिकॉज आता। नेगेटिव, और अभी इसमें तो कुछ चक्कर ही नहीं, ये तो सेम ही पड़ा, तो यहाँ पे बट ही आएगा। अभी समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? मान लो कि मैं यहाँ पे अगेन कर दूं कि पुतिन ने पेपर को पास कर लिया, पुतिन पास्ड द इम्यूनिटी टेस्ट, और यहाँ पे ही इज हेल्दी, इल की जगह पर मैं हेल्दी कर दूं। अब देखो, पास करना कैसी बात है, हेल्दी होना कैसी बात है, ये तो है ही पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना। अरे कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? ये नहीं आ रहा? तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? दैट्स ऑल। आज की क्लास में इतना ही मेरी तरफ से। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको वो भी आ जाएगा। क्या करना? 3 सेंटेंसेस उठाने। यहाँ पे क्या आएगा आपको पता है? यहाँ पे क्या आएगा आपको पता है? यहाँ पे क्या आएगा? ये इन दोनों को देख के पता चलता है। यहाँ पे क्या आएगा? ये सेकंड और थर्ड को देख के पता चलता है। अब कोई सवाल है? यू हैव 3 मिनट, 3 मिनट आपके पास कोई सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज छुट्टी करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, घरों पे जाते हैं अपने। हाँ भाई, एनीवन? कुछ भी पूछना, 2 मिनट एक्चुअली, 3 नहीं है, 2 है। क्या हो गया? हाँ जी, हाँ जी, नहीं लिखना, नहीं लिखना। सुन लो, पहले बातें सुन लो। इधर आ जाओ सारे, दुकान पे आओ इधर सामने। मैम का सवाल है कि सर अगर 2 ही सेंटेंस लिखने पड़े तो फिर हमें क्या करना है? तो फिर आपको लास्ट वाला सेक्शन हटा देना मैम। अगर 2 सेंटेंस आएंगे, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस आएगा, तीसरा नहीं आया तो आप शुरू में लिखें ऑल्दो या बिकॉज, कोमा लगा के दूसरा सेंटेंस, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना। क्या लगा देना? फुल स्टॉप, हाँ ये लगा देना। दैट्स ऑल, इतना करो।
कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको 2 लगा दिया आपने, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझ आया, दैट्स फाइन, कोई चक्कर नहीं। मैं खुद ऐसे करता हूँ, इतना दिमाग लगाता नहीं हूँ मैं पेपर में वैसे तो। हाँ जी, नहीं जरूरी को नहीं, जमा जरूरी को नहीं भाई, पॉजिटिव नेगेटिव करना जमा जरूरी को नहीं। बट हाँ ये है कि हो जाए तो ठीक है, कर लो तो ठीक है, फायदा ही है, उसका नुकसान नहीं होगा। हाँ जी, एनीवन एल्स? हाँ जी, हाँ जी, ही की जगह पर पुतिन भी लिख सकते। सर ने कहा कि सर ये जो ही है, ये ही जो है ये बैकलॉग है। सही कहा उन्होंने, गलत कहा? सर हम तो भूल ही गए थे बैकलॉग है। हमें सर जो आप ताजा पढ़ाते ना हमें वही याद रहता, पुराने वाला कौन याद? इतना तो दिमाग हमारा 2 ग्राम का दिमाग है सर, 2 ग्राम में कितनी चीजें स्टोर करें। तो ये जो तुम्हारी कमी है ना, ये कमी तुम्हें लेके बैठ जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हर जगह पे ही की जगह पे क्या आएगा? पुतिन, और यहाँ पे भी ही की जगह पे क्या आएगा? पुतिन आएगा। और सर हम इतना थोड़ी पढ़ते हैं, हमारा काम तो क्या है, अभी मैंने बोला कि कोई डाउट है तो कहीं खड़े हो गए थे, छुट्टी होगी चलो चलते हैं, पर डाउट से आप कितना सीख रहे हैं आपको पता चलेगा। जैसे अभी मान लो पेपर में 2 क्वेश्चन होते, मैम का सवाल 2 लाइनें होती, तब क्या करते? पेपर में तुम तो ही लिख के आ जाते ऐसे जैसे तुम्हारे लक्षण है। सो डाउट्स जो है वो सबसे जरूरी होते हैं। मैंने अपना फिल्म खत्म कर दी, अब तुम्हारी बातों से मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या नहीं पढ़ाया। समझ आ रहा है? हाँ भाई, एनीवन एल्स कोई और डाउट? अरे पूछ लो। देखो जब तुम्हारे डाउट नहीं होते ना, तो इसके पीछे 2 वजह होती हैं। पहली वजह कि तुम इतने अच्छे से पढ़ते हो बैठ के कि तुम्हारा कंसंट्रेशन 100% क्लास में रहता है, ये हो नहीं सकता। दूसरी वजह कि तुम्हें पढ़ाने वाला इतना अच्छे से पढ़ाता है तुम्हारा कोई डाउट ही नहीं आता। तो ये मुझे लगता है कि ये कारण है कि तुम्हारा कोई डाउट नहीं है। ज्यादा होगी क्या फुकरी? थोड़ी सी ज्यादा ना, इतनी ज्यादा होगी। चलो फिलहाल एक बार आज खत्म करते हैं इतना, बाद में मिलते हैं। दोपहर में 1 बजे टेस्ट है, सबका वापस आ जाना सारे। अभी खाना वाना खाया हो जल्दी से जाके, मिलते हैं दोपहर 1 बजे। टाटा बाय बाय। हाँ अब जा सकते हैं, निकलो एक एक करके।